बौद्ध धर्म जैन धर्म पूरी तरह कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ठीक है। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 16 महाजनपद था ना सर। कितना महाजनपद था? 16 वो महाजनपद था। और 16 महाजनपद का चर्चा कौन सा बौद्ध ग्रंथ में था? अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपद का चर्चा कौन सा जैन ग्रंथ में था? भगवती सूत्र, भगवती। लेकिन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ था? मगध। कौन हुआ था? और मगध धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया, सभी को अपने में मिला लिया, सभी को अपने में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य में कितना वंश शासन कह रहे। मगध साम्राज्य का संस्थापक अगर बोले तो मगध साम्राज्य जो है इसका संस्थापक अगर बोले, इसका स्थापना किया था कौन पता है? इसका स्थापना किया था महाभारत के समय ही कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? बृहद्रथ ने किए थे। और बृहद्रथ के फिर बेटा हुआ जरासंध। कौन सी हुआ? बृहद्रथ के बेटा कौन था? बृहद्रथ का बेटा था जरासंध। क्या था? जरासंध था। और जरासंध जब पैदा हुआ तो मरल था। कौन सी था? जरासंध जब पैदा हुआ मरल था। इसका शरीरवा जो था 2 भाग में बटल था, पीछे से चिराग था, 2 भाग में था। कितना भाग में था? 2 भाग में था। इसका माता पिता इसको फेंक दिए थे कि मरा हुआ है, और को आया था इसको सटा दिया, दोनों शरीर को क्या किया? सटा दिया। जैसे सटाया जिंदा हो गया। क्या हो गया? जरासंध कौन सी हो गया? जिंदा हो गया। महाभारत में ये भी थे न थे? जरासंध भी कहाँ थे? महाभारत में। तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मगध साम्राज्य पर क्वेश्चन पूछेगा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश कितना था? बताइए, मगध साम्राज्य पर कितना वंश ने शासन किए थे? तो 7 वंश। कितना किए थे? 7 वंश है ये मगध साम्राज्य पर शासन किए थे। आप लोग को दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हिंदी का पीडीएफ दीजिए, हिंदी का पीडीएफ। और बोर्ड पर जो लिखवा दिए वही डाल देंगे, फ्रेश लिखा हुआ है, ठीक है ना। न डाले थे हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो हिंदी का जो है मगध साम्राज्य में 7 वंश। कितना वंश था? कुल 7 वंश था। उसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हम लिख देते हैं। तो 7 गो वंश था मगध साम्राज्य में, 7 गो वंश था। उसका ट्रिक क्या पता है? उसका ट्रिक है हसीन। क्या है? तुम लोग किसी को देखता तो हसीन हो जाता है। हसीन, मसुक। क्या है? मसुक सा। हसीन, मसुक सा। ये क्रम से भी पूछ लेता, कभी 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 क्रम पूछ लेता है कि क्रम से सजाएं, क्रम से सजाएं। तो मगध साम्राज्य में कुल 7 वंश था। ट्रिक क्या है? हसीन, मसुक सा। हसीन, मसुक सा। हसीन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। ये 7 वंश जो है मगध पर शासन किए थे, जिसका ट्रिक है हसीन, मसुक सा। हसीन, मसुक सा। हसीन, मसुक सा। हसीन, मसुक सा। और देखो हो से कौन वंश? हर्यक वंश। हो से हर्यक वंश। हो से हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। सी से शिशुनाग वंश। सी से शिशुनाग वंश। नो से नंद वंश। नो से नंद वंश। नो से नंद वंश। मो से महापदम नंद। मो से सॉरी, महापदम राजा है। मो से मौर्य वंश। मो से मौर्य वंश। मो से मौर्य वंश। और सो से यहाँ पर हो गया है सु है। क्या है? सी यहाँ जान दीजिए, सी नहीं है। क्या है? सु। क्या है? तो सु से सुंग वंश। सु से सुंग वंश। को से कर्ण वंश। को से कर्ण वंश। को से सा से सातवाहन वंश। सा से सातवाहन वंश। और ये क्रम से है। क्रम समझ रहा है ना कि हर्यक वंश के बाद कौन आया था? तो हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग के बाद कौन आया था? नंद वंश। नंद के बाद कौन आया था? मौर्य वंश। मौर्य के बाद कौन आया था? तुंग वंश। तुंग के बाद कौन आया था? कर्ण वंश। कर्ण के बाद कौन आया था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो मगध पर शासन करने वाला 7 वंश था। यह क्रम से है। कभी कभी सजाने भी पूछ देता है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। 4 गो वंश दे देगा, बोलेगा सजाओ। सजाने देगा? न सजाएंगे, आराम से सजा देंगे, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून। रुक रहा है इतना ठंडा कर लिया फिर भी रुकेगा थोड़े। मेरा तो कमेंट आ रहा है, ठीक।
नहीं रुक रहा है। अगर सबका रुक रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, समझ गया, कमेंट कीजिएगा। तो ये 7 वंश, कितना वंश है? 7 वंश। कितना वंश है? फटाफट देखना है। बताओ हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। हर्यक वंश, बिंबिसार। हर्यक वंश, बिंबिसार। हर्यक वंश, बिंबिसार। लेकिन हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी बताइए। तो वो था नागदशक। क्या था? नागदशक। क्या था? ये क्वेश्चन पूछता है, प्रथम और अंतिम काफी इंपोर्टेंट है। सॉरी, हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार। हर्यक का स्थापना बिंबिसार। अंतिम नागदशक। अंतिम नागदशक। नागदशक को मारेगा, नागदशक को मारेगा और आएगा गद्दी पर कौन? शिशुनाग। कौन आएगा? तो नागदशक को कौन मारा है? शिशुनाग। कौन मारा है? और शिशुनाग कौन वंश का स्थापना किया है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। कैसे याद करना है? सिंपल याद करना है। यहाँ है नागदशक, नाग, और नागदशक को छोटका नागा मार दिया है, शिशुनाग मार दिया। कौन मार दिया? शिशु मतलब छोटका नाग होता है, छोटका नाग मार दिया, छोटका नाग। नाग को कौन मारा? छोटका नाग। और कौन वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का अंतिम कौन होगा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होगा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होगा, जल्दी बताइए, कौन होगा? तो नंदी वर्धन। कौन होगा? भूल गया है तुम लोग। नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। और नंदी वर्धन को कौन मारेगा? तो नंदी वर्धन को मारेगा नो से नंदी, नो से नंद, यानी महापदम नंद। महापदम नंद, महापदम। तो बताओ नंद वंश का स्थापना कौन किया? महापदम नंद। महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम। देखो यहाँ पर भी नंद, यहाँ पर भी नंद। तो नंद को मारा नंद। कौन नंद? महापदम नंद। नाग को मारा नाग। कौन नाग? शिशुनाग। नंद को मारा नंद। कौन नाग? महापदम नंद। अब इसका नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा? घनानंद। घना नंद, घना नंद, घना नंद। इसके बारे में तो कुछ बोलने ना है। घनानंद के बारे में सबको जानता है कि कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मारा था? नहीं मारा था। अरे मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। किसे मार के किया था? घनानंद को। किसे मार के? तो मौर्य वंश का जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना किए थे। लेकिन मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? जल्दी। नहीं ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, चलो बता जल्दी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी बोलो, कौन था? तो वो था आपका बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। कौन था? ये वाला बृहद्रथ नहीं, ये वाला बृहद्रथ नहीं। हाँ ना, ये मौर्य वंश का शासक है, अंतिम है। अब सबके किसी नाम बताए तो नरेंद्र मोदी रहेगा तो प्रधानमंत्री थोड़े हो जाएगा, किसी का नाम सचिन है तो सचिन तेंदुलकर थोड़े हो गया है, नहीं हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये अलग बृहद्रथ है, ठीक है। अब बताइए बृहद्रथ को कौन मारेगा? बृहद्रथ को कौन मारेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र। अब पुष्यमित्र शुंग कौन वंश का स्थापना करता है? शुंग वंश। कौन वंश? शुंग वंश। कौन वंश? तब बृहद्रथ को कौन मारा? पुष्यमित्र। बृहद्रथ को कौन मारा? पुष्यमित्र। कौन वंश का स्थापना किया? शुंग वंश। कौन किया? शुंग वंश। इसका भी तो को अंतिम होगा, को अंतिम नहीं होगा, को तो अंतिम होगा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी बताओ, किसी को नहीं याद है? देवभूति। क्या था? देवभूति। क्या था? देवभूति। क्या था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम। देवभूति शुंग वंश का अंतिम। और देव को मारेगा देव। देव को मारेगा देव। कौन? जगदेव। कौन मारेगा? देव को मारेगा देव। क्या मारेगा? तो वासुदेव। कौन मारेगा? तो कर्ण वंश का स्थापना कौन करेगा? वासुदेव। कौन करेगा? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना वासुदेव। यहाँ भी देव, यहाँ भी। तो देव को कौन मारा है? देव। कौन देव? वासुदेव। कौन देव? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना वासुदेव। इसका भी कौन अंतिम होगा? ना होगा, इसका भी कौन अंतिम होगा ना? बताओ इसका अंतिम शासक कौन थे? तो इसका है सुशर्मा। क्या है? सुशर्मा। 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 अब यहाँ ध्यान देना है, इसका अंतिम शासक सुशर्मा है। तो सो से सुशर्मा, सो से सिमुख, सो से। तो सातवाहन वंश का स्थापना सिमुख। तो सिमुख किसे मारता है?
सुशर्मा को सुमुख किसे मारता है? सुशर्मा को सो से सुशर्मा, सो से सुमुख, सुमुख किसे मारता है? सुशर्मा को। किसका स्थापना करता है? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इसके बाद कोई वंश आया तो अंतिम नहीं पढ़ेंगे, तो इतने था, इतना याद रखना है। और इसका आप डिटेल में पढ़ेंगे, सबको आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में, इसको डिटेल में, इसको डिटेल में, सबको डिटेल में पढ़ेंगे ना। हो गया? अरे हुआ तो हो गया है। इला याद रखना काफी इंपोर्टेंट है जो लिखा है, याद हो गया? नहीं याद हुआ? इस तरह वो तो मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, यक्षश्री 7 करने को मिलेगा। तो उसमें जो फिर आता है, आ जाता है कौन? इसके बाद आ जाएगा ये सवाल है, क्या बोलता है? जो ISP के इंडो ग्रीक सातक, शक आ जाएगा, पार्थियन आ जाएगा, पल्लव आ जाएगा, तो वो सब पढ़ाएंगे। जो मेन था वो बता दिए। कोई दिक्कत है? तो हरिया वंश का स्थापना बिंबिसार। अंतिम नादशक, नादशक को मारा शिशुनाग, शिशुनाग वंश का स्थापना किया शिशुनाग। शिशुनाग का अंतिम नंदीवर्धन, शिशुनाग का अंतिम, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को मारा महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। और नंद वंश का स्थापना किया है महापदम नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, घनानंद को मारा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। और मौर्य वंश का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य। और बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ को मारा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र। और शुंग वंश का स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, देव को मारा वासुदेव, देव को मारा। और कर्ण वंश का स्थापना किया वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा। और सो से सुशर्मा को मारा तिमुक। और सातवाहन वंश का स्थापना किया तिमुक। कौन किया? तिमुक। हो गया है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश। कौन? इस तरह बुक में नहीं मिलेगा, बुक में मतलब एक जगह नहीं दिया रहता है, इस तरह थोड़ा मतलब थीम रहता है। इस तरह याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हर्यक वंश, फिर पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, फिर पढ़ेंगे नंद वंश, फिर महापदम नंद अति मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश और शान वंश। ठीक है ना? सातवाहन वंश। चलिए पढ़ते हैं हर्यक वंश। क्या पढ़ते हैं? हर्यक वंश, हर्यक। तो हर्यक वंश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? फर्क क्या होता है? अब देखिए हर्यक वंश देखते हैं। तो बता चुके हैं, हर्यक वंश के बारे में बता चुके हैं। बताइए स्थापना कौन किया है? स्थापना कौन किया है? बिंबिसार। कौन किया? बिंबिसार। कौन किया? स्थापना किया है बिंबिसार। स्थापना किया है बिंबिसार। अंतिम कौन है? अभी तो बताए हैं। अंतिम कौन है? नागदशक। अंतिम कौन है? नागदशक। नाग दशक, नाग दशक, नाग दशक। अंतिम कौन था? नागदशक। अब बिंबिसार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार जब मगध किसका स्थापना किया? हर्यक वंश। किसका? तो बिंबिसार। बिंबिसार से क्या क्या क्वेश्चन आता है पहले वो देखते हैं। बिंबिसार जब, सिंपल बात है, जब किसी को किसी वंश का स्थापना करेंगे तो उतना मजबूत थोड़े होगा, मजबूत नहीं होगा ना। तो बिंबिसार के किसका स्थापना? हर्यक वंश। किसका किए थे? हर्यक वंश का स्थापना कौन किए थे? बिंबिसार किए। कौन किए थे? और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का स्थापना किए थे और ये हमला कर दिए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंबिसार उतना मजबूत नहीं थे, बिंबिसार जो थे उतना मजबूत शासक नहीं थे। ठीक है ना? तो ये दिमाग लगाए थे क्या कि कैसे हम मजबूत बने, कैसे हम तो इसको मजबूत बनने का एक ही उपाय सुझाव कि शादी करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? शादी। क्या करते हैं? क्योंकि उतना तो मजबूत था नहीं। अभी नया वंश का स्थापना किया है और नया वंश का स्थापना किया है। किसी से लड़ने जाएगा, चुरा उड़ा खा जाएगा, मुंह कान फट जाएगा। तो दिमाग लगाया कि पहले अपना शक्ति को बढ़ाते हैं तो करते हैं शादी। क्या करते हैं? शादी तो बहुते की है, लेकिन इतिहास में 3 शादी इसका काफी फेमस है क्योंकि बड़ा खानदान में हुआ है। अब मान लो तुम किसी का दामाद बन जाएगा, मान लो मुकेश अंबानी दामाद बन गया, पावर नहीं बढ़ जाएगा? पावर बढ़िया जाएगा। तो ये भी सोचा था कि मतलब बड़ा राजा के बेटी शादी करते हैं, बहन से शादी करते हैं, शक्ति आपने बढ़ेगा, फिर किसी से जाकर फरिया लेंगे ना, फरिया लेंगे, शक्ति बढ़ाएंगे तभी फरियाएंगे। तो ये दिमाग लगाया है। और खास करके वैसा लड़की खोजता था जिसका मतलब कोई
भाई ना हो, साले ना हो, सालाना रहेगा संपत्ति एकरे हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये 3 शादी काफी फेमस है। बिंबिसार जो है अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए ये दिमाग लगाया शादी करना, क्या लगाया है। तो राजा महाराजा तो पहले बहुत शादी करते थे और इसका 3 शादी काफी फेमस है। कितना शादी? 3 शादी याद रखिएगा। एक आपका मिलेगा क्या कि एक आपका मिलेगा, एक शादी की है महाकौशला। किससे की है? किससे की है? महाकौशला, महाकौशला। और अभी जमाना में किसी का एक शादी ना हो रहा है, ये तीनों ने की है, 3 वो फेमस है। राजा महाराजा तो पहले 50-60 करते थे, ठीक है ना। चलो पहला क्या है? महाकौशला। क्या है? महाकौशला। और दूसरा राजकुमारी थी कौन? तो दूसरा राजकुमारी थी चलना। क्या थी? चलना। क्या थी? चलना। और तीसरा राजकुमारी थी क्षेमा। क्या थी? क्षेमा। छेना नहीं बोल रहा है, इन्हें छेना समझ के खा जाइएगा। क्षेमा है। क्या है? पहला कौन है? महाकौशला। कौन है? महाकौशला। दूसरा कौन है? चलना। कौन है? चलना। तीसरा कौन है? क्षेमा। कौन है? क्षेमा है। कौन है? हाँ, ये हरिजक वन जो है ये 544 में इसका स्थापना किए थे। 544 ईस्वी की बीसी में कब स्थापना किए थे? बीसी में किए थे। ईस्वी कभी ना पूछता है, इसलिए टारगेट में ईस्वी पर जोड़ना दीजिएगा। जहाँ ईस्वी रहेगा इंपोर्टेंट वहाँ ईस्वी हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो महाकौशला हो गया, चलना हो गया, क्या हो गया? क्षेमा। ठीक है। अच्छा पूछता है महाकौशला देवी जो थी ये कहाँ के मतलब राजकुमारी थी? तो ये कहाँ थी? कौशल। कौशला से कौशल, कौशला के तो कौशल नरेश, कौशल करे कौशल नरेश प्रसेनजीत। किसकी? प्रसेनजीत की बहन। प्रसेनजीत की बहन थी। क्या थी? प्रसेनजीत की कौन था? बहन। कौन था? बहन। कौन था? बहन। महाकौशला। महाकौशला प्रसेनजीत के बहन। प्रसेनजीत उस समय जो है काफी शक्तिशाली शासक थे। कहाँ थे? तो महाकौशला शादी कौन की है? कौशल किया है। महाकौशला शादी कौन की है? बिंबिसार। महाकौशला कहाँ के थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। चलना बताइए, चलना कहाँ थे? तब बज्जी संघ के, बज्जी संघ के राजकुमारी कहाँ थे? बज्जी पढ़ाए थे ना आप लोग को? बज्जी की राजधानी वैशाली नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। तो बज्जी संघ की राजकुमारी, बज्जी संघ की राजकुमारी कौन थी? चलना। कौन थी? चलना। कौन थी? चलना थी। चटक के बहन में पुत्री थी। क्या थी? चटक के पुत्री। चटक के पुत्री। चटक के पुत्री। और ये जो था ना क्षेमा, ये था मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन प्रदेश का था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसको अभी बोलते हैं क्या? पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब के राजकुमारी। पंजाब के राजकुमारी कौन था? क्षेमा। कौन था? अब 3 वो शादी हो गया है। इम्पोर्टेंट शक्ति नहीं बढ़ गया है? शक्ति बढ़ गया है ना। अब इसका ना मन बढ़ जाएगा, फरिया लेंगे। अब तो शक्ति बढ़ गया है। दमार को मारेगा तो सभी आ जाएगा लड़ने, ना आएगा कि हम दमार की कहर मार रहा ना आएगा लड़ने। अब शक्ति इसका बढ़ गया, शक्ति इसका बढ़ गया है। अब ही कहेगा कि जाते हैं का युद्ध लड़ते हैं और चल जाएगा लड़ने। किससे? अंग से। किससे? अंग के राजा ने क्या बनाए थे? चंपा बताए थे। अंग कहाँ था? भागलपुर। कहाँ था? और ये अंग जाते हैं लड़ने के लिए क्योंकि शक्ति बढ़ गया है। थोड़ा बोलता है कि कितने शादी करते रहेंगे, थोड़ा अपना भी दिखाते हैं, दम दिखाते हैं, ताकत बढ़ गया है ना। और अंग को जीत लेता है, अंग को जीत लेता है। अंग को कौन जीतता है? बिंबिसार। अंग को कौन जीतता है? तो अंग को जीत कर जो है मगध सम्राट हिस्सा कौन बनाता है? बिंबिसार। कौन बनाता है? बिंबिसार। कौन बनाता है? बिंबिसार बना लेते हैं। बिंबिसार बना लेते हैं। बिंबिसार बना लेते हैं। और बिंबिसार जो थे, ये बिंबिसार जो थे ये जो है ना कौन धर्म को ग्रहण किए थे? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? यानी ये बिंबिसार जो थे ना, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन, महात्मा बुद्ध के समकालीन समझता है ना। जब महात्मा बुद्ध थे उसी समय बिंबिसार भी थे। बिंबिसार भी थे। जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी है तो हम लोग भी हैं, समकालीन ना होगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार नीतीश कुमार है तो हम लोग भी ये देख रहे हैं उसको समकालीन। क्या हो गए? समकालीन हो गए ना। तो उसी प्रकार बिंबिसार थे किसका समकालीन? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध को ये प्रभावित होकर कौन धर्म ग्रहण किए? बौद्ध धर्म। कौन धर्म ग्रहण कर लिए? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए। कौन कर लिए? बिंबिसार। कौन कर लिए? बिंबिसार। और बिंबिसार का दिल जो है वो एक उठा पर आ गया था। बिंबिसार का दिल जो है एगो नचनिया पर आया था। नचनिया का नाम क्या था? एगो नचनिया था
नचनिया का नाम कौन चीज था? सबसे सुंदर था। ये सभी फल, ये सभी क्या था? फल उसके सामने। उसका नाम था आम्रपाली। क्या था? क्या था? आम्रपाली। ये भोजपुरिया हीरोनियन है, ठीक है ना, भोजपुरिया हीरोनियन है। आम्रपाली उस समय के प्रसिद्ध नचनिया थी, बेस्या थी। क्या थी? बेस्या। क्या थी? तो ये बिंबिसार का दिल इस पर भी आ गया था। किस पर? आम्रपाली किस पर? गाना गाने लगा। आम्रपाली रे मन करे, गाना निकला है ना, गाना गाने लगा, ठीक है ना। और आम्रपाली से भी ये क्या कर लिए? शादी क्या कर लिए? और आम्रपाली से एक इसका संतान हुआ। क्या हुआ? आम्रपाली से एक संतान हुआ। वो काफी विद्वान थे। वो जो है काफी आगे चल के नाम कमाए थे। उसका नाम था जीवक। क्या था? जीवक को जानता है? इससे क्वेश्चन आता है। क्या था? जीवक। क्या था? जीवक था। और जीवक क्या था? चिकित्सक। क्या था? जीवक क्या था? चिकित्सक। क्या था? काफी मतलब योग चिकित्सक। उस समय इससे ज्यादा योग, हर्यक वंश के समय जो है, इससे ज्यादा योग चिकित्सक को था ही नहीं। तो ये क्या थे? चिकित्सक। क्या थे? चिकित्सक। क्या थे? चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। लेकिन बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार के बगल में निचुआ में, मगर के निचुआ में आएंगे तो मिलेगा क्या? तो मगर के नीचे मिलेगा अवंती। पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती के राजधानी माहिष्मती। पढ़ाए थे? अगर हम ये बोले इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। तो यहाँ पर अगर मगध है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ मध्य प्रदेश में मिलता है क्या? अवंती। क्या मिलता है? लेकिन बिंबिसार का अभी भी इतना औकात नहीं हुआ है कि अवंती से जाके फरिया ले, क्योंकि उस समय जब जिस समय मगध मतलब ये तो धीरे धीरे अपना शक्ति को बढ़ा लिया था, लेकिन अवंती भी उस समय काफी पावरफुल था। तो बिंबिसार सोच रहा है कि अवंती कैसे जीते, लेकिन उतना शक्ति ना है, उतना पावर ना है कि जाके फरिया ले। ज्यादा फरियाएंगे तो मार खा के आ जाएंगे, कूटा जाएंगे। तो लेकिन उसी समय क्या होता है? उसी समय अवंती के जो राजा होता है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? अवंती के राजा उस समय कौन होता है? जल्दी बताओ। तो अवंती के उस समय राजा था चंद्रप्रद्योत। कौन होता है? अवंती का राजा कौन होता है? तो अवंती का राजा जो उस समय होता है वो कौन होता है? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत। और बिंबिसार का औकात है किससे जाकर लड़े? औकात नहीं है। लेकिन बेचारा इसको हो गया बीमारी। क्या हो गया? इसको एक बीमारी हो गया है, ठीक है ना। उस बीमारी का नाम क्या है? पीलिया हो गया, पांडु रोग। क्या हो गया? इसको कौन रोग हो गया? पांडु रोग हो गया। कौन हो गया? पांडु रोग। आज बेचारा एकदम इलाज करवाए पागल हो गया है। इलाज करवाते पागल हो गया। इलाज ना ठीक हो रहा है, बीमारियां ठीक ना हो रहा है। इस मर जाएंगे वही ठीक है, बीमारियां ठीक ना हो रहा है। तब दिमाग लगाया कौन? तब दिमाग लगाया था कौन? बिंबिसार। कौन लगाया था? बोला हमारे दरबार में तो हमारे बेटे है, वो है जीवक। कौन है? और ये काफी अच्छा चिकित्सक है, सबसे योग चिकित्सक है। इसको भेज देते हैं, इसको ठीक कर देगा। और जहां ये ठीक हुआ तो अच्छा बताओ तुम्हें कोई बीमारी है और ठीक है ना हो रहा है, और कोई ठीक कर देगा के, तो उसका तुम नाम नहीं लेगा। जिंदगी भर उसका तुम बोलेगा गुलाम है, जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है, नहीं बोल देगा। तब बिंबिसार दिमाग लगाया था और चंद्रप्रद्योत के दरबार में किसको भेज दिया? जीवक। किसको भेज दिया? जीवक को भेजा। और जीवक उस समय के महान चिकित्सक थे। गया एकदम तुरंत ही एकदम दिया इलाज कर, देसी इलाज किया था। विदेशी उस समय नहीं था। क्या कर दिया? देसी इलाज कर दिया था। चंद्रप्रद्योत की बीमारी क्या हो गया? ठीक। क्या हो गया? तो इलाज कौन किया? तो इलाज किया जीवक। कौन किया? किसका इलाज किया? चंद्रप्रद्योत का। अब चंद्रप्रद्योत एकदम गुलाम बने किसका? बिंबिसार का। वो राज्य है आप ही, आप जो बोलिए ना वो कर देंगे। आपके लिए लड़ना एकदम तैयार है, जिससे बोलिएगा लड़ने पर फरिया लेंगे। आपके लिए मेरा सर भी क्या हाजिर है। क्या है? इस प्रकार जो है क्या करते हैं? इस प्रकार जो है अवंती को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। कौन? बिंबिसार। कौन बना लेते हैं? बिंबिसार। चलिए ठीक है, आप लोग को जवाब MP लिख रहा है। हाँ बोला MP बताते अवंती, ठीक है ना। तो बिंबिसार कौन? और बिंबिसार के ही बिंबिसार बताए थे कि शादी किससे किए थे? बिंबिसार के ये बेटा होते हैं। क्या होते हैं? बिंबिसार के बेटा कौन है? अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। और ये देख रहा है कि ये अजात शत्रु जो है किसका बेटा है? अरे इधर तो बिंबिसार ठीक है, लेकिन इसका माँ का नाम क्या है? चलना में महाकौशला मिलता है। क्या मिलता है? महाकौशला। लेकिन थोड़ा विवादित है, लेकिन मिलता है महाकौशला। क्या मिलता है? महाकौशला के बेटा कौन है? तब आपका अजात
शत्रु, अजात शत्रु बड़ा बेटा है और वो देख रहा है कि गद्दी पर हम बैठेंगे, उसको सपना है कि गद्दी पर अब क्या बैठेंगे, हम बैठेंगे, मेरा भी शासन चलेगा। लेकिन जब बाप जो है नामे नहीं ले रहा है, शादी पर शादी बाप कर रहा है, महाकौशला शादी कर लिए हैं, चलना से कर लिए हैं, 6 माह से कर लिए हैं, शादी पर शादी करते जा रहा है, गद्दी छोड़ने के नाम नहीं ले रहा है, एकदम जवाने लग रहा है देखने में। और ना हुआ था अम्रपरियों को पटा लिए हैं, नहीं पटा लिए हैं, अम्रपालिश भी शादी कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है अजातशत्रु जो है, क्या हो गया, अजातशत्रु इधर जवान होकर बुढ़ारी की ओर जा रहा है, बोल रहा है बुढ़ारी में गद्दी पर बैठेंगे, बुढ़ारी में खूब मौज कर पाएगा, बुढ़ारी में नौकरी लगेगा तो कोई मतलब है, नौकरी अभी लगेगा तो ना मतलब है। तो बोल रहा है बुढ़ारी में गद्दी पर बैठेंगे फायदा ना होगा। अब बाबू इधर गद्दी छोड़े नामे नहीं ले रहा है, बोल रहा अभी जवाने है, 5-6 शादी और कर लेंगे, ठीक है ना, तो नाम नहीं ले रहा है। तो बिंबिसार दिमाग लगाता है क्या, बिंबिसार दिमाग लगाते हैं गद्दी ऐसे नहीं मिलेगा, अब हमको मारना पड़ेगा हमको। अब बाप तक टपका देता, बाप तक को पांडु लोग पिलिये बोलता है, पिलिये लोग को बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, पिलिये को बोलते हैं, पांडु क्या बोलते हैं। अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु जो है ये परेशान हो गए, क्या हो गया कि बाबू अब गद्दी छोड़े वाला ना है, हमको जवानी निकल जा रहा है, लगता है गद्दी पर न बैठ पाएंगे। अब दिमाग लगाया कि लगता है बाप को मारना पड़ेगा, बाप को, इसको और सब लोग चढ़ा बढ़ा दिया, चढ़ाने बढ़ाने लगा करता है कि देखा पाए बाबू मार देना हटपो, तो ये क्या करता है, टपका दिया, किसको मार दिया, तो हत्या किसे कर दिया, तो बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की, तो बिंबिसार की हत्या कौन की है, तो बिंबिसार का हत्या कर दिया कौन, अजातशत्रु, कौन कर दिया, तो बिंबिसार का हत्या हो गया, क्या हत्या हो गया। इसीलिए हत्या बिंबिसार का कौन किया, अजातशत्रु कौन किया, इसीलिए पितृहंता यानी पिता को मारने वाला, पिता को, तो इतिहास में पिता को मारने वाला पहला कौन हुआ था, अजातशत्रु कौन हुआ था। इसीलिए पितृहंता किसे कहा गया, अजातशत्रु किसे कहा गया, अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक और उपनाम है, वो उपनाम है कुनिक, क्या है, कुनिक, क्या उपनाम है, कुनिक क्या है, तो कुनिक किसका उपनाम है, अजातशत्रु। पितृहंता किसे बोलते हैं, अजातशत्रु। कुनिक किसे बोलते हैं, अजातशत्रु, अजातशत्रु। अब दिमाग लगाओ, जब अपना बाबू की मार दिया है, बाबू को जब मार दिया है, यहाँ थोड़ा चीज ध्यान रखिएगा, जब बिंबिसार की शादी हुआ था किससे, महाकौशला से, महाकौशला से, तो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, ये बोला था मेरा अपना बहन की शादी कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़े करेंगे हम देंगे दहेज, क्या देंगे, दहेज देंगे। और ये बोला था कि मैं अपना बहन की शादी कर रहे हैं, दुलारी बहन है, तो बोला लो दहेज में देते काशी, क्या देते हैं। और ये प्रसेनजीत जो थे, ये बिंबिसार को दहेज में क्या दे दिया, काशी, क्या दे दिया था, दहेज का ये चालू है, आज बोलता है बन होगा ना, तो काशी क्या है, तो काशी को दहेज में कौन दिया था, प्रसेनजीत। कौन दिया था, प्रसेनजीत किसे दिया था, बिंबिसार। बिंबिसार को क्यों दिया था, क्योंकि बिंबिसार ने शादी की उसकी बहन महाकौशला, महाकौशला। अब बताओ, जब अजातशत्रु बिंबिसार को मार देगा, बिंबिसार को मार देगा, तो बिंबिसार जो है किसका भगना हो गया, प्रसेनजीत का भगना ना हुआ, सॉरी अजातशत्रु किसका भगना हो गया, प्रसेनजीत का भगना हो गया है। मामू इधर गरम है कि हम हमर जीजा जी को तुम कहल मार दिया है, इराम भगना भार में जाए, इराम भगना भार में जाए, तो मेरा बहन को विधवा बना दिया है, क्या बना दिया, अरे विधवा बन गया है, विधवा बना दिया है। लो हम काशी जो ले लेते हैं, काशी लिया, ले काशी लिया, काशी फिर कौन ले लिया है, प्रसेनजीत। काशी कौन ले लिया है, तो काशी को पुनः ले लेते हैं, काशी को, तो काशी को पुनः जो है कौन ले लेते हैं, प्रसेनजीत। कौन ले लेते हैं, प्रसेनजीत ले लेते हैं। यह अजातशत्रु गर्म हो गया, अजातशत्रु गर्म हो गया, कहर ले लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका स्थिति खराब है। तो अजातशत्रु दिमाग लगाता है। और प्रसेनजीत की वो बेटी थी, कौन थी, प्रसेनजीत की वो बेटी थी बजीरा, कौन सी थी, इसको पटा लिया, क्या किया, इसी को लिए पटाया, बोला हम दोनों दो हो जाएंगे, फिर काशी मिल जाएगा, ठीक है ना। और बजीरा किसकी बेटी थी, प्रसेनजीत। किसकी बेटी थी, प्रसेनजीत की बेटी। ऐसी को कौन पटा लिया, पटा लिया है कौन, अजातशत्रु। कौन, अब बजीरा से कर लिया शादी, क्या कर लिया, किससे शादी कर लिया है, बजीरा से शादी कर लिया है। और फिर जो है काशी इसको क्या हुआ, मिल गया, काशी क्या हुआ, फिर इसको प्रसेनजीत को सॉरी अजातशत्रु क्या मिल गया, काशी क्या मिल गया, काशी अजातशत्रु को मिल गया, अजातशत्रु को मिल गया है। अजातशत्रु के जो मंत्री थे, अजातशत्रु के जो मंत्री थे उसका नाम था वर्षकार, क्या था,
वर्षकार, क्या था? वर्षकार था, क्या था? वर्षकार। अजातशत्रु जो थे ना, ध्यान रख ले था किस पर? अजातशत्रु ध्यान रख ले था किस पर? तो लिच्छवी, किस पर? लिच्छवी गणतंत्र था ना, जो वैशाली जो था, वैशाली पर ध्यान किसका था? तो अजातशत्रु क्या था? और वैशाली यानी बज्जी का राजा यानी वैशाली, और बज्जी में बहुत सारा गणतंत्र था, उसमें एक लिच्छवी था, और सभी में काफी एकता था। उस एकता इतना ज्यादा था कि उससे कोई लड़ भी नहीं सकता था। मगर से ज्यादा शक्तिशाली कौन था? बज्जी। कौन था? लेकिन अजातशत्रु दिमाग लगाता है कि डायरेक्ट तो औकात नहीं कि जाकर लड़ पाएंगे, तो इसका मंत्री जो होता है, वर्षकार जो होता है, ये काफी शक्तिशाली क्या होता है? काफी जो है बुद्धिमान होता है, शक्तिशाली नहीं। क्या होता है? ये काफी बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तब अजातशत्रु दिमाग लगाता है कि हम अपना मंत्री को पहले भेजते हैं, कहाँ पर भेज देते हैं? वैशाली। कहाँ भेजते हैं? और वैशाली भेज देता है। और इसका जब वर्षकार जब वैशाली पहुंचता है, तो वहां जब सभी जो राजा थे उसको आपस में क्या करते हैं? फूट डालो, क्या करते हैं? और ये रहे वैशाली में क्या करते हैं? वैशाली में क्या करते हैं? वैशाली में फूट डालो का में कामयाब हो गया। क्या हो गया? फूट डालने में क्या हो गया? कामयाब। फूट डालने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। जब फूट डला गया है, सब आपस में टूट गया है, तब अजातशत्रु आक्रमण करता है किस पर? वैशाली पर। कैसे करता है? अजातशत्रु कर देता आक्रमण। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है किस पर? वैशाली पर आक्रमण कर देता है। और वैशाली पर जब आक्रमण हो जाता है, तब अजातशत्रु यहाँ दो ठो हथियार का प्रयोग करता है। खतरनाक हथियार होता है। वो हथियार कौन होता है? तो वो हथियार होता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? जल्दी बताओ। तो महाशिला कंटक। महाशिला, उसका नाम है महाशिला कंटक। और एक का नाम है क्या? एक का नाम है रथ मूसर। रथ। और यह महाशिला कंटक एवं रथ मूसर नामक हथियार का प्रयोग करता है। और जब वैशाली को जीत लेता है, वैशाली को जीत लेता है, तो वैशाली को जीतने वाला कौन हो गया है? अजातशत्रु। वैशाली जीतने वाला अजातशत्रु। बाहुबली में दोनों देखे होंगे, ये दोनों हथियार का प्रयोग कहाँ होता है? बाहुबली में ना होता है। तो बाहुबली में देखे होंगे, वहां पर जो बाहुबली जब लड़ने जाते हैं तो बड़का बड़का पत्थर रख रहता है, और उसको वो हथियार होता है, मशीन होता है, उसमें डालेगा, से फेंक देता है, ना फेंकता है। और उसके दोनों में क्या बांधता है? कपड़ा बांध देता है, नहीं बांधता है, और ऐसे मारता है, तीरा आग लगा देता है, ना लगाता है। तो वही है पत्थर को फेंकने वाला। महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, पत्थर को फेंकने वाला महाशिला कंटक। महाशिला। और भलाल देव रम रहा था, खच 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 उड़ा रहा है, ना उड़ा रहा है। रथ मूसर क्या था? बाहुबली देखे है ना, भलाल देव के कोई माया ना, खचा खच उड़ा रहा है गाजर मूली की तरह। वो क्या था? रथ मूसर। क्या था? उसी प्रकार का जो ये प्रयोग किए थे। वैशाली को जीत लिए, वैशाली को जीत लिए, वैशाली को जीत लिए। कौन जीते? अजातशत्रु। कौन जीते हैं? अजातशत्रु। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले बताए थे क्या? बिंबिसार। क्या बताए थे? पहले क्या बताए? बिंबिसार। क्या बताए थे? दूसरा क्या बताए? अजातशत्रु। क्या बताए थे? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन होगा? अजातशत्रु का बेटा कौन होगा? उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु का बेटा कौन होगा? उदयन। कौन होगा? और हम बताए थे बिंबिसार जो है ये 52 वर्ष तक, कब तक? 52 वर्ष तक शासन किए हैं। हटने के नाम है, खाली गद्दी पर बैठले 52 वर्ष हो गया, जन्म से नहीं बोल रहा हूं। गद्दी पर 52 वर्ष बैठा, समझ रहा? 52 वर्ष गद्दी पर, अरे 5-6 वर्ष गद्दी पर बैठ गया, यह काफी है। और ये 52 वर्ष गद्दी पर बैठ गया है। अजातशत्रु का क्या हाल होगा समझ सकता है। इसलिए मार दिया बाबू को, बोला बाबू हमारा गद्दी पर बैठे नहीं देते। क्या किया? बाबू को मार दिया, बाबू को। और जखनी अजातशत्रु गद्दी पर बैठबो नहीं किया था, उसी समय अजातशत्रु का बेटा हो गया था। कौन? उदयन। कौन हो गया था? उस समय राजा भी नहीं थे, ये गद्दी पर बैठबो नहीं किया, बेटा कौन हो गया? उदयन। कौन हो गया? और उदयन सब देखा था कि कैसे मतलब जो है अजातशत्रु यानी हमारे बाबूजी दादा को मारा था, गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर। तो अजातशत्रु जो है ये भी बैठ गया कितना वर्ष? 32 वर्ष। कितना वर्ष? 32 वर्ष गद्दी पर बैठ गया। बताओ, अभी बुरा ना होने लगा? ये 52 वर्ष एगो बैठ रहा है, एगो 32 वर्ष बैठ रहा है। उदयन बोल रहा है कि हम लोग है बाबू के मरे पड़ते, जिनका मालिक के दादा के ना, ये तो सीखले हुए करता है, ट्रेनिंग तो पहले मिल चुका है इसको। तो ये भी दिमाग लगाता है कि हम भी गद्दी पर बैठना अगर है तो अजातशत्रु को बोलता है बाबू अटक भी, बाबू बोलता है ना अटक। वो बोलता है सब याद डाला किस तरह मारने, ये भी जाकर टपका दिया किसको?
अजातशत्रु। अजात, तो बताओ अजातशत्रु का हत्या कौन किए थे? अजातशत्रु का हत्या कौन किए? अजातशत्रु का हत्या कौन किए? अजातशत्रु का हत्या किए हैं उदयन। कौन किए? उदयन। तो बिंबिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन। और उदयन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किए हैं? कौन किए? उदयन। कौन किए? पाटलिपुत्र का स्थापना किए उदयन। कौन किए? किस नदी के किनारे? गंगा। किस नदी? गंगा। ये मिलेगा गंडक, यही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गंडक जो है बताया था पटना के पास जो है, कहाँ पर? तो सोनपुर में। कहाँ मिलता है? पाटलिपुत्र में, पटना में मिलता है ना। तो पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किए थे? उदयन। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन। और बिंबिसार बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बिंबिसार बौद्ध धर्म। बिंबिसार बौद्ध धर्म, इसे तो हम उसमें बताए थे ना। और अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध नहीं करवाए थे, बताए थे। अजातशत्रु क्या करवाए थे? प्रथम बौद्ध संहिता करवाए थे, बताए थे ना। जब ये बौद्ध संहिता करवा रहे हैं, यानी कौन धर्म को मान रहे हैं? बौद्ध धर्म को माने। पहले बौद्ध धर्म को नहीं माने थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध से मिले थे तो प्रभावित हो गया, बौद्ध धर्म को मान लिए थे। ठीक है ना। तो ये बौद्ध धर्म को, ये भी बौद्ध धर्म, ये तो भी प्रथम बौद्ध संहिता के बारे में पढ़ा चुके हैं। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। महाकश्यप। शासक कौन था? ये खुद यही था, यही थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। तो बिंबिसार भी बौद्ध धर्म, अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म। लेकिन उदयन कौन धर्म? कल पढ़ा चुके हैं। उदयन कौन धर्म? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म। गंगा और सोन रिवर, हाँ सोन भी पटना में मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप बताइए, अब इस प्रकार जो है, इस प्रकार बहुत राजा आए थे, और अंतिम राजा कौन हुए थे? अंतिम राजा थे कौन? तो अंतिम जो राजा बने कौन बने थे? नाग दशक। कौन थे? नाग दशक। नाग दशक। और नाग दशक को कौन मारेंगे? तो अंतिम, क्या बोल रहे हैं? अंतिम शासक। अंतिम, तो जो अंतिम शासक बने थे, अंतिम शासक बोले तो कौन वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? नाग दशक। कौन थे? नाग दशक। और नाग दशक को कौन मारता है? शिशुनाग, छोटका नाग। कौन मारता है? इसका हत्या कौन किए थे? शिशुनाग। कौन किए थे? इसका हत्या जो है शिशुनाग कर देते हैं। और कौन वंश का स्थापना करते हैं? कौन वंश का स्थापना? शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश की स्थापना। शिशुनाग वंश की स्थापना। और यहाँ देखिए, उदयन जो थे पाटलिपुत्र का स्थापना भी किए थे, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए। क्या बनाए थे? राजधानी। क्या बनाए थे? राजधानी बनाए। क्या बनाए थे? राजधानी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछे, बताइए कि मगध के राजधानी, यानी जो है मगध के राजधानी जो है वैशाली को कौन बनवाए थे? मगध के राजधानी वैशाली कौन बनाए थे? शिशुनाग। कौन बनाए थे? ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो शिशुनाग जो है ये अपना राजधानी, ये अपना राजधानी पाटलिपुत्र से कहा ले जाता है? तो शिशुनाग अपना राजधानी पाटलिपुत्र से कहा ले जाता है? वैशाली। कहाँ ले जाता है? वैशाली में। कहाँ ले जाता है? वैशाली में ले जाता है। और शिशुनाग वंश से, शिशुनाग से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया है? शिशुनाग किया है। नाग दशक का हत्या कौन किया है? शिशुनाग किया है। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली। कहाँ बनाया था? वैशाली। और शिशुनाग के बाद आएगा फिर कौन? तालासोर। कौन आएगा? तालासोर। कौन आएगा? तालासोर। कौन आएगा? और कालाशोक बोलता है कि राजधानी वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो पहले। तो कालाशोक अपना राजधानी पुनः कहाँ बनाता है? तो कालाशोक अपना राजधानी पुनः कहाँ बनाता है? तो कालाशोक अपना राजधानी पुनः बनाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाता है, और वैशाली से राजधानी हटा लेता है। लेकिन बोला था वैशाली को, वैशाली जो है अभी भी मेरा ही है, तो आंख उठाकर उधर देखो न करिएगा। और ये कराता द्वितीय बौद्ध समिति। क्या करवाता है? द्वितीय सेकेंड बौद्ध समिति। सेकेंड बौद्ध समिति कौन करवाए थे?
काला शोक, सेकंड बोर्ड संगति, काला शोक, सेकंड बोर्ड संगति, काला शोक करवाए थे। कहाँ करवाए थे? वैशाली में, भूल गया, कहाँ करवाए थे? वैशाली, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए थे, लेकिन बोले तो वैशाली अभी भी मेरा है, ये किसी का नहीं है। यहाँ हम बोर्ड समिति कराने जा रहे हैं। और द्वितीय बोर्ड समिति कहाँ हुआ था? वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? महात्मा गांधी के 100 वर्ष जब मृत्यु हो गए थे, पूर्व गए थे, 100 वर्ष मृत्यु के पूर्व गए थे, तब 383 BC, 383 BC। और अध्यक्षता कौन किए थे? भूल गया है। सभा कामी कौन किए थे? सभा कामी, सभा कामी, सभा कामी, सभा कामी किए थे। और इस प्रकार काला शोक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और डायरेक्ट पूछता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम, जल्दी बताओ, शिशुनाग वंश का अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? नंदी वर्धन। क्या था? नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। तो फिर आता है क्या? फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या बताए थे? पहले बताए थे हर्यक वंश। क्या बताए थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश का अंतिम कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। कौन था? और नागदशक का हत्या कौन किया था? शिशुनाग। कौन किया था? शिशुनाग ने किए थे। और कौन वंश का स्थापना किए? शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे। और इसका अंतिम कौन था? अंतिम कौन था? शिशुनाग के अंतिम था नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, नंदी। और नंदी वर्धन को कौन मारता है? नंदी वर्धन का हत्या, नंदी वर्धन की हत्या कौन करते हैं? तो इसका हत्या करते हैं कौन? महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद। और कौन वंश का स्थापना करते हैं? तो महापद्म नंद जो है, यह नंद वंश की, नंद वंश की हत्या करते हैं। कौन करते हैं? महापद्म नंद, महापद्म, महापद्म नंद करते हैं। किसी हत्या करके? नंदी वर्धन की हत्या करके, नंदी वर्धन की हत्या करके। अब महापद्म नंद जो है, जो क्वेश्चन बनता है महापद्म नंद से, वो देखते हैं। महापद्म जो नंद जो थे ना, ये निम्न जाति के थे। कौन जाति के थे? निम्न जाति के। यानी अभी तक जितना तो सब क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय थे। लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे, ये क्या थे? निम्न जाति। क्या थे? निम्न जाति के थे। और जब ये निम्न जाति के थे ना, तो इसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। महापद्म नंद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था उच्च जातियों के द्वारा, उच्च जातियों के द्वारा। जैसे ये राजा बने, कौन बने? महापद्म नंद जैसे राजा बने थे, बोला था अब राजा बन गए हैं ना, अब दिखाते अपना पावर। और सब क्षत्रिय को मार दिया। जितना भी क्षत्रिय था सबको नाश कर दिया। क्या कर दिया? जितना भी क्षत्रिय थे सबको क्या कर दिया? नाश। और बोला था कि हम अब सर्व छत्राक, वो उपाधि धारण किए थे। क्या? तो सर्व छत्राक नाशक। कौन उपाधि? तो बोला बताओ, सर्व छत्राक नाशक उपाधि कौन धारण किए? ये जो है क्षत्रियों के नाश, क्षत्रियों का, क्षत्रियों का नाश कौन किए थे? महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म। और कौन उपाधि धारण किए थे? सर्व छत्रक नाशक, सब छत्रक, सर्व छत्रक नाशक का उपाधि धारण किए, सब छत्रक नाशक का उपाधि धारण किए थे। और बोले एक ही को हम है, अकेला हम रहेंगे, यानी एक राट। कौन? तो ये एक उपाधि और धारण किए थे। उस उपाधि का नाम था एक राट। क्या था? तो एक राट की उपाधि कौन धारण किए थे? महापद्म नंद। एक राट की उपाधि महापद्म नंद, एक राट की उपाधि। और आप लोग को पता है, आप लोग रामायण देखे होंगे, रामायण में वो कौन थे जिसने सब क्षत्रियों को नाश कर दिया था? रामायण में वह कौन थे? वह कौन थे जिसने सभी क्षत्रियों का नाश किया था? परशुराम। कौन थे? भूल गया है। कौन थे? परशुराम। परशुराम के तरह ही, परशुराम के तरह ही ये भी क्या किए? सभी क्षत्रियों के नाश किए हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है परशुराम का अवतार। परशुराम की क्या बोला जाता है? परशुराम की अवतार कहा जाता है। अवतार कहा जाता है किसे? महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो है ये आक्रमण कर देते हैं। ये महापद्म नंद जो है ये आक्रमण करते हैं कहाँ? कलिंग पर। कहाँ करते हैं? कलिंग। कहाँ आक्रमण करते हैं? कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। और कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग से बताइए, महापद्म नंद हम कल बताए थे, महापद्म नंद कौन धर्म को मानने वाले थे?
कौन धर्म को? तो बताए थे महापरम नंद जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग के राजधानी कहाँ था जल्दी बताओ, कलिंग के राजधानी कहाँ था? आप लोग कमेंट करिए, कोई दिक्कत होगा तो। कलिंग की राजधानी तोसली कहाँ था? तो कलिंग की राजधानी तोसली था, कहाँ था? और यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और यहाँ पर एक प्रतिमा होता है जैन संत का, जैन भिक्षु का, जैन भिक्षु का प्रतिमा होता है। कहाँ? कलिंग में। कहाँ पर होता है? कलिंग में जैन भिक्षु का प्रतिमा होता है। उसका नाम था जिनसेन। क्या था? जिनसेन। क्या था? और जिनसेन के मूर्ति, जिनसेन के मूर्ति पाटलिपुत्र लेकर कौन आता है? महापदम नंद, महापदम। तो जिनसेन के मूर्ति जो है कि जैन भिक्षु थे, उसका मूर्ति कहाँ से? कलिंग में आक्रमण करते हैं। और वहां से उस मूर्ति को पाटलिपुत्र लेकर कौन आते हैं? महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। लेकिन कलिंग के एक महान सम्राट होगा, वह कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश आगे चलकर चैदी वंश में, कौन वंश में? चैदी वंश में कलिंग का एक खतरनाक शासक होगा कलिंग नरेश खारवेल। और वो भी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा और ये मूर्तियां ले जाएगा। बोलेगा हम मूर्तियां लेंगे नहीं ना, अब हम ले जाइए, ठीक है ना? तो फिर ले जाएगा। और ये जानकारी मिलेगा हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा। तो क्वेश्चन पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख किसका अभिलेख है? तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश। हाथी गुफा अभिलेख किसका अभिलेख है? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। और फिर बात करेंगे महापदम नंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? महापदम नंद को उत्तराधिकारी कौन बने थे जल्दी बताइए। चलो यहाँ पर जो हम बोले वो लिख देते हैं। फिर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कौन करते हैं? चैदी वंश के शासक, चैदी वंश के। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कौन करेंगे? चैदी वंश के शासक। वो कौन रहेंगे? काफी बाद में चल के, अभी नहीं करेंगे, बहुत बाद में चल के, सातवाहन के समय लगभग वो रहता है, ठीक है ना? और वो होते हैं कौन? वो होते हैं आपका कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश, वो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल होते हैं। और ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेंगे और जिनसेन का मूर्ति पुनः ले लेंगे। और यह जानकारी कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलता है, ये जानकारी मिलता है। तो हाथी गुफा अभिलेख किसका अभिलेख है? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, महापदम नंद के बाद क्या बोल रहा है? महापदम नंद की, महापदम नंद के उत्तराधिकारी कौन बने थे? घनानंद। कौन बने थे? घनानंद, घनानंद कौन बने थे? तो इसके उत्तराधिकारी बने घनानंद। कौन बने थे? पक्का पागल था, नहीं था ये घनानंद। कौन था? और इस समय जो है मगध जो है काफी मजबूत हो चुके हैं। अब देखो ना, बहुत सारा शासक आ चुके हैं। आपका जो है कौन आए थे? पुष्मित शुंग आए थे, फिर कालाशोक आए थे, फिर महापदम नायंद आए थे, ये तो और बहुत बना दिए थे। और घनानंद के समय जो है आते आते पाटलिपुत्र काफी समृद्ध हो चुके थे और सबसे मजबूत हो चुके, सबसे मजबूत हो चुके हैं। घनानंद को सब कुछ ऐसे मिल गया, फालतू मिल गया है, इसको मेहनत करना पड़ा। और जो मेहनत नहीं करता उसको जो फालतू मिल जाता है तो अयासी करेगा, क्या करेगा? नहीं करेगा, उसके मेहनत का मतलब पता ना है। तो एक नंबर अयासी शासक था, एक नंबर के बदमाश शासक था। कौन? घनानंद। कौन था? और घनानंद के समय ही क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए किसके समय सिकंदर का आगमन हुआ? किसके समय सिकंदर का आगमन हुआ? तो घनानंद के समय ही भारत पर आक्रमण किसका होता है? सिकंदर का होता है। लेकिन ये बात पहले ही पता चल गया है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेंगे। ये बात पहले किसे पता चल गया था? पहले पता चल गया चाइना। किसे चल गया था? तो चाणक्य कहाँ थे? तो चाणक्य जो थे ये इधर पाकिस्तान, इधर क्या थे? और सिकंदर इधर से आएंगे ना, आएंगे ईरान जीतते वगैरह, ईरान को जीतते वगैरह इधर से आएंगे, ठीक है ना? तो सिकंदर को, तो चाणक्य कहाँ थे? तक्षशिला। कहाँ थे? तक्षशिला में थे। तो चाणक्य को पहले पता चल गया था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और सिकंदर कितना क्रूर शासक है ये चाणक्य को पहले पता था। तो चाणक्य सोचते हैं, चाणक्य क्या सोचते हैं? चाणक्य सोचते हैं कि कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए, सिकंदर के आक्रमण को भारत में होने से पहले कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। सिकंदर को रोकना आराम बात है, आसान बात है, क्योंकि उस समय सिकंदर काफी खतरनाक शासक थे। जहर जाते थे उधर का राजा अपने आप सरेंडर कर देते थे। तो चाणक्य सोचे थे कि एक ही भारत में राजा है जो सबसे मजबूत है,
शक्तिशाली है वो है घनानंद। कौन है? और क्योंकि उस समय मगध जो है काफी शक्तिशाली हो चुका था, तो चाणक्य निकल जाते हैं। कहाँ निकलते हैं? तो चाणक्य जो है निकलते हैं किधर? तो चाणक्य निकल जाते हैं किधर? तो निकल जाते हैं पाटलिपुत्र। किधर निकल जाते हैं? पाटलिपुत्र की ओर निकल जाते हैं और वहां पहुंचते हैं किसके दरबार में? घनानंद के दरबार में। घनानंद के दरबार में पहुंचते हैं। घनानंद के दरबार में ये पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं हमको घनानंद से मिलना है, ठीक है ना। तो मंत्री को बोल रहा है, तो मंत्री जब पता कर रहा है तो बोल रहा है क्या मंत्री अभी आप नहीं मिल सकते हैं, हमारा राजा जो है काफी बिजी है। क्या है? काफी बिजी है। तो सोचा था कि इतना बड़ा राजा है, सच्चे में बिजी होगा ना होगा? अरे इतना महान, इतना बड़ा वंश के मगध साम्राज्य के राजा सच्चे बिजी होगा। आज अचानक को इंतजार करते 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 तो सुबह से शाम हो गया है। 12 बोल रहे बिजी है। अचानक का आया गुस्सा, बोला इतना बड़ा पंडित हमें, विद्वान है, ठीक है ना, और हमको मतलब इतना मतलब बोला बिजी है। जाके देखते हैं हम कितना बिजी है, थोड़ा जाके देखते हैं कौन काम में बिजी है। और बलजबरी घुस गया। कहाँ? बलजबरी घुस गया था। कहाँ पर? घनानंद के कक्ष में। घनानंद के कक्ष में घुस गया बलजबरी। और वहां चल रहा था रंगारंग कार्यक्रम। क्या चल रहा था वहां? क्या चल रहा था? रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। अब अचानक देखा तो गुस्सा हो गया, बोला यही क्या है, यही इसका इंपॉर्टेंट काम है, हम बिजी इसी में। अचानक कौन हो गया? क्या हो गया? गुस्सा क्या हो गया? कुछ कर भी तो कुछ नहीं सकते थे। ये बोले तो चलो राजा है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम जो बोलने आए अगर वो बात मान लेता तो अच्छा बात है, ठीक है। तो चाणक्य जो है बोलते हैं क्या? तो चाणक्य जो है घनानंद को बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि सिकंदर का भारत में आक्रमण होने वाला है और इससे आप ही सिकंदर के आक्रमण को आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली है, आपका साम्राज्य सबसे बड़ा है। आप सभी राजा को बोलिएगा, सभी राजा आपको साथ भी दे देगा, क्योंकि आप शक्तिशाली है तो बात मानने करेगा और आप सिकंदर के आक्रमण को रोक सकते हैं। चाणक्य बोलता है बाहर में जाओ, क्योंकि उसमें पीले था। चाणक्य नहीं, कौन? घनानंद। कौन? बताओ। पूरे रंगारंग कार्यक्रम देख रहा है और उसका बीचा में तुम घुस जाएगा तो वो सेवन करेगा? नहीं घुसाएगा। ये तो पगला था ही, ठीक है ना, एकदम मदिरा में एकदम मुक्त था। और ये क्या? और चाणक्य जो है बाधा डाल दिया था रंगारंग कार्यक्रम में। ये गया घुसा, बोला। तो चाणक्य को क्या किया था? चाणक्य को ये दे दिया धक्का। क्या दे दिया? क्या दे दिया? धक्का। कौन दे दिया? तो घनानंद जो है चाणक्य को दे दिया धक्का। क्या दे दिया? बोला बाहर में जाओ, ठीक है ना, हम देख लेंगे, आंख बंद करेगा तब, ठीक है ना। उसको धक्का दे दिए और चाणक्य को जैसे धक्का दिए थे तो चाणक्य क्या थे? पंडित जी थे, ठीक है ना, सिखा बांध ले हुए थे, सिखा गया खोल, सिखा गया। तो चाणक्य बोला तू हमको धक्का दिया है। और चाणक्य बोलते हैं उसी समय बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? उसी समय बोलते हैं चाणक्य क्या कि ये सिखा अब हम तभी बांधेंगे, चोटिया, ठीक है ना, बड़का बड़का लंबा वाला, ये सिखा हम तभी बांधेंगे जब तक तुम्हारा साम्राज्य को हम विनाश करके यहाँ योग्य राजा को नहीं बैठा देते हैं, तब तक हम ये सिखा को नहीं बांधेंगे, ठीक है ना। चाणक्य प्रतिज्ञा कर ले। क्या कर लिए? चाणक्य क्या कर लिए थे? प्रतिज्ञा कर लिए थे और इसको मार के भगा दिया। बोला बाहर में जाओ, तुम करेगा, तुम बूढ़ा हो गया, अब क्या है, तुम मरने वाला है अब। और चाणक्य भी क्या सोच रहा है? चाणक्य भी सोच रहा है कि हम प्रतिज्ञा कर लिए हैं, हम अकेले तो हम तो नहीं कर पाएंगे। सोच रहा है कि प्रतिज्ञा कर लिए हैं, सही में होगा कि ना होगा। इसी समय रास्ता में जब तस्सीरा ये जा रहे थे, इसी समय रास्ता में मिल जाते हैं क्या? एक बच्चा मिलता है। क्या मिलता है? बच्चा मिलता है। जंगल में खेल रहे थे, जंगल में शिकारी वाला खेल खेल रहे थे, ठीक है ना। और उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं ना तो उससे काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो काफी कुशल थे। और वो जब खेल रहे थे, जो खेल खेल रहे थे उसमें काफी मतलब वो सबसे हेड के रूप में काम कर रहे थे। सबसे मतलब बच्चा वाला जो खेल था उसमें वो मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और काफी चतुराई से काम कर रहे थे। तो चाणक्य सोचे थे कि बच्चा मिल गया, ये काफी कुशल बच्चा है और इसको अगर हम शिक्षा देंगे अस्त्र और शस्त्र दोनों का, और शिक्षा भी देंगे तो ये काफी आगे बढ़ेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कहाँ ले गए? तक्षशिला। कहाँ ले गए थे? तक्षशिला ले गए थे। अरे तक्षशिला किस नदी के बीच है? तक्षशिला किस दो नदियों के बीच है? जल्दी बताओ। तक्षशिला किस दो नदियों का बीच है? तो तक्षशिला के ऊपर मिलेगा सिंधु। क्या मिलेगा? सिंधु। और नीचे मिलेगा झेलम। क्या मिलेगा? और ये दोनों नदी के बीच में कौन सी है? तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। और तक्षशिला ले चल गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को ले चल गए तक्षशिला। कहाँ चल गए? क्योंकि तक्षशिला के प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य लगाते थे बिक्को क्रीम। कौन क्रीम?
बिको क्रीम देखा है? ना देखा है? अरे हल्दी ऐसा होता है ना। तो बी से विष्णुगुप्त, बी से विष्णुगुप्त, आको से कौटिल्य, कौ से कौटिल्य, किसका नाम है? चाणक्य, किसका नाम है? चाणक्य का नाम है, चाणक्य का। इसका एक पुस्तक है काफी फेमस, जल्दी बताओ। चाणक्य का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र इनका पुस्तक है। क्या ये इकोनॉमिक्स की जानकारी देता है? उस समय चाणक्य को थोड़े पता था कि ये जाके वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थशास्त्र नाम का वो सब्जेक्ट होगा, ये थोड़े पता था इसको। ये तो किताब का नाम रखा, अर्थशास्त्र क्या रखा था? अर्थशास्त्र रखा था। और ये जानकारी देता है राजनीति के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? राजनीति के बारे में जानकारी देता है, पॉलिटिक्स के बारे में ये जानकारी देता है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बारे में जानकारी कौन देता है? अर्थशास्त्र। कौन देता है? और अर्थशास्त्र नाम पुस्तक का लेखक कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। और फिर जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता, चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से, ठीक है ना, ये घनानंद की हत्या करवाते। घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य को काफी ये मतलब शिक्षा देते हैं, और काफी शिक्षा देने के बाद, अस्त्र शस्त्र सिखाने के बाद एक दो बार आक्रमण भी करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं? घनानंद पर आक्रमण करते हैं, लेकिन पराजित हो जाते हैं, बार बार पराजित हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक बार चाणक्य जा रहे थे जंगल में, कहाँ जा रहे थे? जंगल में जा रहे थे। वो बूढ़ी थी, क्या थी? वो थी बूढ़ी, क्या थी? बूढ़ी थी। वो बनाई थी खीर। क्या बनाई थी? खीर बनाई थी। खीर जो बोलो, खीर खिचड़ी, ठीक है ना। खीर था, क्या था? और खीर थी, और इसका जो बच्चा था, क्या था? बच्चा छोटा था। बच्चा जब खिरिया खाने लगा था ना, तो खिरिया जब खा रहा था, तो अचानक जो है खिरिया में, खीर देखना, जब खीर बर्तन में लेंगे, अचानक बीचा में डाल दिया हाथा। कहाँ डाल दिया था? बीचे से हम खाएंगे बहुत, खिरिया मुंह में ले लेंगे तो हाथा ना जलेगा, हाथा जलबे नहीं करेगा। खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, कहाँ से? साइड से खाओ, ठीक है ना। बीचे में एक बार कूदेगा तो हाथा जल जाएगा, ज्यादा खाने के चक्कर में। तो बचवा जब खाया था, बीचे में हाथा डाल दिया और हाथा गया जल, चिल्लाने लगा मम्मी मम्मी, ठीक है ना। तो बुढ़िया बोलते तुम भी चाणक्य जैसे पागल हो, क्या बोलती है? और चाणक्य उसी समय जा रहे थे। अब बुढ़िया बोलती क्या तुम भी चाणक्य जैसे पागले हो, एकदम बीचे समय में आक्रमण कर देते हो। ये क्या किए थे घनानंद जो है, ये चाणक्य जो थे, ये किसी राजा से सहायता नहीं लेते थे, डायरेक्ट जाते थे, आक्रमण कर देते थे। किस पर? घनानंद पर। पार पाएगा? खुदा के चल आते थे। तो चाणक्य सुन लिया कि हम मेरे बारे में बोल रहा है कि डायरेक्ट बीचे में डाल देते हो। तो बुढ़िया बोली थी अगर बीचे में डायरेक्ट हाथ डालोगे तो जल जाओगे। पहले अगर किसी को हराना है, किसी को पराजित करना है, तो पहले साइड से खोखला करो। क्या करो? साइड से क्या करो? खोखला। उसके बाद बीच में कूदो। एक बार बीच में कूदेगा तो मरबे नहीं करेगा। चाणक्य सुन लिया था, बोला सर ये बोल रहा है, हम एकदम पागले हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो है फिर ये अगल बगल के, घनानंद के अगल बगल के राजा जो थे, उसका सहायता लेते कौन? चाणक्य। कौन लेते हैं? और चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा होते हैं हिमालय के राजा। हिमालय के राजा होते हैं, हिमालय क्षेत्र में होते हैं। उस राजा का नाम था परवर्तक। क्या था? क्या था नाम उसका? परवर्तक राजा। परवर्तक ऐसे भी याद रहेगा। हिमालय क्या? पर्वत है। क्या? तो हिमालय क्षेत्र में एक राजा होते हैं, उसका नाम क्या था? परवर्तक। क्या था? और जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद पर आक्रमण करते हैं और घनानंद की हत्या कर देते हैं, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन किए थे? राजा परवर्तक राजा। सर कितना बजे तक चलेगा क्लास? कितना टाइम हुआ है? इसे कहानी सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा। इसमें थोड़े दम है। 3:30 हुआ है, अभी चलेगा लगभग पौने घंटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताया चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद की हत्या किए थे, घनानंद को पराजित किए थे, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन किए थे? राजा परवर्तक। इस प्रकार जो है नंद वंश का सुप्रा साफ होता है। किसका स्थापना होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद की हत्या कर रहे थे, ठीक है ना, घनानंद पर जब आक्रमण किए थे अंतिम रूप से, उस समय 6 लाख सेना लेकर आक्रमण। कितना सेना लेके? 6 लाख सेना। 6 लाख सेना लेके पूरा भारत को रोन डाला था और अखिल भारत का स्थापना किए थे।
अखिल भारतीय राजवंश का स्थापना किए थे, जिसका नाम रखे थे मौर्य वंश। क्या रखे थे? मौर्य वंश। क्या रखे थे? मौर्य वंश रखे थे। तब आएगा मौर्य वंश। क्या आएगा? मौर्य वंश। लेकिन उससे पहले यहाँ सिकंदर के बारे में हम चर्चा किए थे ना, किए थे। उससे पहले क्या चर्चा किए थे? सिकंदर के बारे में चर्चा किए थे। सिकंदर के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे कहाँ? मौर्य वंश। कहाँ पहुंचेंगे? तो सिकंदर देखते हैं, क्या रखते हैं? सिकंदर क्या रखते हैं? सिकंदर क्या रखते हैं? बताना है, सिकंदर के बारे में बताना है। सिकंदर के कर चला है? सिकंदर के कर चला? अरस्तु के कर चला? अरस्तु का चला। यहाँ वो ट्रिक बता रहे, याद रखिएगा। एक ट्रिक है, क्या? आस पास। क्या है? आस पास। आस, अरे बच्चा में कहता था आस पास, करते थे ना बच्चा में, ठीक है ना, मिल गया तो आस पास करते थे। तो आस पास क्या है? तो आस पास से क्या हुआ? तो ए से हुआ अफलातून। क्या हुआ? ए से अफलातून। 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 एस से सुकरात। एस से सुकरात। एस से सुकरात। पी से प्लूटो। पी से प्लूटो। ए से अरस्तु। ए से अरस्तु। और एस से सिकंदर। एस से सिकंदर। अब ऐसे याद हो गया ना दुआ। अब बताओ, तुम लोग बताओ फटाफट, बताओ सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। कौन? अरस्तु। अरस्तु गुरु कौन? प्लूटो। कौन? प्लूटो। और प्लूटो गुरु कौन? सुकरात। कौन? प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात। और सुकरात के गुरु कौन? कौन? अफलातून। कौन? अफलातून। ना हो गया याद, और जिंदगी भर याद रहेगा। अफलातून के चलवा सुकरात। सुकरात के चलवा प्लूटो। प्लूटो का चला अरस्तु। अरस्तु का चला सिकंदर। ना हो गया। तो क्या ट्रिक हुआ? आस पास। क्या हुआ? तो यही हम बोले हैं कि सिकंदर का चेला क्या था? सिकंदर के, सॉरी, सिकंदर किसका चेला था? सिकंदर किसका चेला था? सिकंदर चेला था अरस्तु। किसका था? अरस्तु। किसका था? अब सिकंदर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 BC। 300। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC। 356। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC। 356 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ बेबीलोन। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में मृत्यु हुआ था। मकदूनिया शासक था। कहाँ था? सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था, इसका पिता था मकदूनिया। कहाँ था? मकदूनिया के शासक। तो वहीं जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ठीक है ना। अब बताओ, इसका पिता का नाम क्या था? फिलिप। क्या था? फिलिप। क्या था? फिलिप था। और फिलिप जो है मकदूनिया का शासक बना था। कब? तो फिलिप मकदूनिया का शासक बना था 359 BC। 359 BC में मकदूनिया के शासक कौन बना था? फिलिप। कौन बना था? फिलिप बना था। लेकिन फिर बताइएगा, सिकंदर के मूल नाम क्या था? सिकंदर के अन्य नाम क्या था? तो वो क्या था? सिकंदर के अन्य नाम अलेक्जेंडर नहीं था? तुम लोग क्या है? अलेक्जेंडर नहीं था? क्या था? अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर था। और सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर भारत पर, क्या बोल रहा है, भारत पर आक्रमण कब किए थे? जल्दी बताओ, कब किए थे? सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किए थे? 326 BC। 326 BC। 326 BC। और भारत कब पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे कब? 325 में। 325 BC में। और इस प्रकार सिकंदर जो है भारत पहुंचते हैं। लेकिन भारत पहुंचने से पहले सिकंदर, यहां ध्यान दीजिए, यह है भारत, ये क्या है? भारत है, ठीक है ना। और इधर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है ना एक राजा थे, उस राजा का नाम थे आम्भी। क्या थे? पाकिस्तान में तहसीला के एक राजा थे, और तहसीला के राजा का नाम क्या था? आम्भी राजा। आम्भी राजा। आम्भी राजा। आम्भी जैसे देखा कि सिकंदर आया है, सिकंदर आक्रमण कर दिया है, राजा आम्भी गोर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? पहले गोर पढ़ लिया कि माफ कीजिए, हम आपके सामने हार मानते हैं, समर्पण करते हैं। और राजा आम्भी जो है पहले हार मान लिया था।
तो राजा आम भी क्या हो गया, गद्दार हो गया था। और आम भी जो है सिकंदर को फिर साथ दिया था कि आप जहां जहां आक्रमण कीजिएगा हम आपको साथ देंगे। और सिकंदर बढ़ता आगे, कहाँ बढ़ता है सिकंदर, आगे जब बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं कश्मीर क्षेत्र में। कहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ कश्मीर यानी पंजाब, कश्मीर यानी पंजाब काफी बड़ा था, अभी तो छोटा है ना, पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। कश्मीर भी पंजाब में पहले आता था, पंजाब प्रांत में। तो पंजाब पहुंचते हैं, और पंजाब के उस समय शासक कौन होते हैं, तो पंजाब के शासक, पंजाब के शासक होता राजा पोरस, राजा पोरस। सिकंदर सोचा था कि जिस प्रकार ये आम भी था उसी प्रकार पोरस भी हाथ में जोड़ लेगा, लेकिन पोरस कहाँ के, भारत के, कहाँ के, और ये भारत के शासक है, गद्दार थोड़े होगा। और पोरस जो है सिकंदर का सामना डट कर करता है, पोरस सिकंदर के सामना क्या करता है, डट कर करता है। भले ही यहाँ सिकंदर जीत जाता, पोरस जो है सिकंदर का सामना डट कर किया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, सिकंदर जीत गया था, लेकिन सिकंदर को जीतने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। पोरस इसको क्या किए थे, डट कर टक्कर दिए थे, टक्कर दिए थे। और सिकंदर का तलवार कहीं भी नहीं टूटा था, और सिकंदर के तलवार को भी कौन तोड़ दिए थे, पोरस। कौन तोड़ दिए थे, सिकंदर जीत गया था, लेकिन सिकंदर का तलवार को तोड़ने वाला अभी कोई पैदा ना हुआ था, कौन तोड़ दिया, पोरस। कौन तोड़ दिया, पोरस। तो क्वेश्चन थी, एक कविता आप लोग सुने होंगे, शायद दूसरा तीसरा में था, ये देश है, ये मिट्टी है उस देश की जहाँ सिकंदर के तलवार टूटी है, ना होता है, ये कविता था, ठीक है ना। सिकंदर का तलवार कहाँ टूटता है, भारत में कहाँ टूटता है। अब सिकंदर बोलता है, जब पोरस हार जाते हैं, सिकंदर बोलता है कि अब बताओ तुमको तुम्हारे साथ क्या करें, इतना मेरे साथ जो इतना लड़ने वाला तो कोई पैदा ना हो कि मेरे साथ तो लड़े, और तुम हमको इतना ज्यादा टक्कर दिया है, मेरे साथ लड़ने का तुम जो है साहस किया है, अब तुम हार गए, तुमको क्या करें। तो पोरस बोलता है क्या, जो एक जीता हुआ राजा हारा हुआ राजा के साथ करते हैं वो भी करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हैं जो जीत जाता है वो हारे हुए राजा को मार देते हैं या गुलाम बना लेते हैं। तो पोरस के जब ये बात सुना, कौन सिकंदर, कौन सुना, सिकंदर, तो बोला है कि अभी तक कोई शेर नहीं मिला है, क्या वो शेर क्या है, तुम क्या है, क्योंकि इस तरह टक्कर देने वाला कोई शेर नहीं हुआ है, ठीक है ना। और सिकंदर जो है राजा पोरस से प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, रक्सोना। क्या था, पत्नी का नाम क्या था, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, रक्सोना। कौन लिख दिया, रक्सोना। और रक्सोना जो है, रक्सोना को जो है वो रक्सोना के हाथों से लाठी बनवाता, किसको, पोरस को। क्योंकि ये रक्सोना जो थे, ये भी देखा पोरस काफी अच्छा है, थोड़ा उधर प्रभावित हो गया था, सिकंदर सोचा उधर ना चल जाए, ठीक है ना, बोला इसको भाई बनवा देते हैं, क्या बनवाते हैं, और रक्सोना से राखी बनवा दिया, क्या बनवाया था, और रक्सोना राखी किसको बांध दिए थे, रक्सोना राखी बांधे किसको, पोरस, किसको, पोरस को राखी बांधे, पोरस को। और पोरस बन गया भाई, रक्सोना बन गया बहन, क्या बन गया, बहन, क्या बन गया, बहन बन गए थे। सिकंदर लौटने लगे, सिकंदर जब लौटने लगे, भारत से जब लौटने लगे थे, सिकंदर का सेना ऐसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सिकंदर का सेना जो है, क्योंकि यूनान से ही चल के आ रहे हैं, कहाँ चल के आ रहे हैं, यूनान अगर देखेगा तो यूरोप में, यूरोप से चलते हुए कैस्पियन सागर पार करते हुए फिर तुर्की मिलेगा, ईरान मिलेगा, फिर बहुत सारा देश अफगानिस्तान वगैरह मिलेगा, फिर पाकिस्तान मिलेगा, फिर इंडिया में आएगा, इंडिया में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, कितना नदी पार करेगा, फिर मिलेगा ब्यास। क्या मिलेगा, इतना नदी पार करेगा तो सेना पागल ना हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना युद्ध लड़ते आया है, परेशान हो गया है। क्वेश्चन पूछा, सिकंदर का सेना जो है किस नदी को, सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर का जो सेना है, क्या है, सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, पार करने से इनकार कर दिया था। कौन नदी कर दिया था, इनकार कर दिया था, कौन नदी, ब्यास नदी। कौन नदी, ब्यास नदी। बोला अब हम ना जाएंगे आगे। ऐसे तो वो पहले जैसे भारत में वैसे पोरस मिल गया, इनका कितना होगा कहना मुश्किल है, इस तरह तो कहीं ना मिल रहा था, इस तरह मिलेगा राजा तो हम लोग पागले हो जाएंगे, ठीक है ना। बोला गया अब ना जाएंगे, और सिकंदर का सेना जो है वो पहली बार सिकंदर के बात मानने से इनकार कर दिया। अब बोला ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, तो बताइए, तो सिकंदर भी अपना सेना की बात मान लेते हैं, क्योंकि सिकंदर भी जान चुके हैं कि भारत की धरती में जो है शासन करना काफी मुश्किल है।
अभी जो पहले राजा मिला है पोरस, तो हालत खराब कर दिया है। सिकंदर अपना सेना को लौटाते हैं, सिकंदर अपना सेना को, तो सिकंदर का सेना जो है वो लौटना प्रारंभ होते हैं। दो तरह से लौटते हैं, वो जल भाग से, कौन भाग से? एक जल भाग से लौटते हैं और एक स्थल भाग, कौन भाग से? स्थल भाग से लौटते हैं। स्थल भाग से बताइए, जल भाग से, जल भाग का नेतृत्व कौन संभाला था? निर्याकस कौन था? तो जल भाग से जो सेना लौटेगा, ठीक है ना, क्योंकि जल तो पार करना पड़ेगा, क्या बोलता है, नाव जहाज वगैरह लेकर आया होगा तो उसको भी लेते जाना है ना। तो जल भाग का नेतृत्व कौन किया था? निर्याकस। कौन किया था? सेनापति निर्याकस, सेनापति। और स्थल वाला भाग से जो सेना लौट रहा था उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस था। कौन था? सेल्यूकस था। और इस प्रकार जो है सिकंदर जो है भारत में कितने वर्ष रहे थे? इस प्रकार सिकंदर जो है भारत में कितने समय रहे थे? तो 19 माह। कितने रहे थे? 19 महीना। 19। सिकंदर जो है भारत में कुल कितना महीना रहे थे? 19 महीना। भारत में तो समझ गया ना, उस समय का पाकिस्तान मिला के, पाकिस्तान तो अभी अलग नहीं हुआ है, उस समय पाकिस्तान मिला के कितना महीना रहा? 19 महीना। 19 महीना। 19 महीना। 19 महीना। और सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? कल लो बताए थे, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाऊ केफला। बाऊ केफला। बाऊ। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाऊ केफला। बाऊ केफला था। और महात्मा बुद्ध का? कंटक। महात्मा बुद्ध का कंटक। और महाराणा प्रताप का? चेतक। क्या था? चेतक। इसका घोड़ा नाम क्या था? बाऊ केफला। क्या था? बाऊ केफला था। और लास्ट में सिकंदर का मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। कहाँ मृत्यु होता है? तो बेबीलोन। कहाँ मृत्यु होता है? बेबीलोन में इनका मृत्यु हो जाता है। किसका? सिकंदर का। कब होता है? कब होता है? 323। 323 BC। 323 BC में सिकंदर का मृत्यु। सिकंदर का मृत्यु कहाँ होता है? बेबीलोन। कहाँ होता है? बेबीलोन में हो जाता है। बेबीलोन में हो जाता है। सिकंदर पर लिया पढ़ेंगे मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हसीन हो से हायक वंश, सी से सुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौर्य से मौर्य वंश। तो नंद हो गया है, नंद के बाद सिकंदर ही पढ़ लिए। आप क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश। और मौर्य वंश सबसे बड़ा होगा ना? होगा। इसी में पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य, इसी में पढ़ना है बिंदुसार, इसी में पढ़ना है अशोक। अशोक के सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंटक, बाऊ केफला, चेतक। ठीक है, कर्मक दुनिया अभी कौन सा देश में है? कर्मक दुनिया, सर्मक कौन सी है? सर्मक कौन सी है? अच्छा बताइएगा, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम क्या है? सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसका युद्ध का नाम क्या है? क्या है? हाइडेस्पीज। क्या युद्ध है? तो जो युद्ध हुआ था उसका युद्ध का नाम क्या है? हाइडेस्पीज। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या है? हाइडेस्पीज। और ये किसके बीच? हाइडेस्पीज किसके बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। और यह किस नदी किनारे हुआ? झेलम नदी। झेलम। और झेलम नदी को ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? वितस्ता। क्या बोलते हैं? न पढ़ाए हैं? झेलम को ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? वितस्ता। सिंधु को सप्तसेंधव, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परोसनी, और व्यास को विपाशा, सतरज को सतोदरी। तो ये क्या है? झेलम। क्या है? तो झेलम को वितस्तता। इसीलिए हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या बोलते हैं? वितस्ता का युद्ध, या इसी को बोलते हैं झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम को बोलते हैं यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज, और झेलम को बोलते हैं प्राचीन में क्या? वितस्ता। क्या बोलते हैं? किसके बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस। सिकंदर एवं पोरस। सिकंदर एवं पोरस। सिकंदर एवं पोरस। अब ये देखिएगा, इस सेल्यूकसबा जो है, ये जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, यानी मुल्तान हो गया है, मुल्तान हो गया है, सिंध हो गया है, वो वाला भाग में कौन रहता है? सेल्यूकस। सिकंदर जो क्षेत्र जीत चुका है उस पर शासन भारत की ओर जो सिकंदर क्षेत्र जीत चुका है वहां का राजा कौन बन जाता है? सेल्यूकस। कौन बनता है?
सेल्यूकस राजा बनता है। कौन बनता है? तो सेल्यूकस जो है ये राजा बनता है। कौन क्षेत्र का राजा बनता है? तो ये हो गया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के पास होता है, मुल्तान हो गया है, सिंध हो गया है, ये सभी क्षेत्र का राजा कौन बनता है? सेल्यूकस। कौन बनता है? और सेल्यूकस सोचता है कि सिकंदर का इच्छा पूरा ना हुआ कि भारत को जीतेंगे, वो इच्छा पूरा करेंगे हम। कौन करेंगे? और सेल्यूकस सोचता है कि अब तो घनानंद है नहीं, घनानंद अब नहीं है। और सिकंदर को पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो कितना मतलब विख्यात राजा है, उन्हें पता है। खाली जान रहा है कि मगध के गद्दी पर कौन बैठा है? वो छोटा बच्चा बैठा है, अभी लड़के है, छोटा बच्चा, उसको उतना ज्ञान भी ना होगा, ठीक है ना। इसको पता चलता है कि वो एक तो मतलब अभी बच्चे है, युवे है, और युवा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजा बना है, इसको कितना ज्ञान होगा, उतना ज्ञान भी ना होगा युद्ध का, ठीक है ना। और ये आक्रमण कर देता है कहाँ पर? सेल्यूकस जो है भारत पर आक्रमण कब करता है? सेल्यूकस भारत पर आक्रमण कब करता है? 305 बीसी, 305 बीसी में भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर आक्रमण कर देते हैं। और इसको पता ना है कि वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौन जो है, साफ ही पता ना है, ठीक है ना। आक्रमण कर देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य से भी खतरनाक कौन है? उसका प्रधानमंत्री गुरु कौन है? चाणक्य। इसको पता ना है कि उसके पास वो और तोप है चंद्रगुप्त मौर्य के पास। कौन है? चाणक्य। कौन सी दिमाग लगाया कोई सोच ना सकता, सोच सकता है ना। और ये आक्रमण कर दिया, कौन कर दिया? आक्रमण कर दिया कौन? सेल्यूकस। कौन कर दिया? और जब आक्रमण कर दिया, दोनों बीच हुआ युद्ध। क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध हुआ किसके बीच? तो चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस कौन? सेल्यूकस। कौन? सेल्यूकस। एकदम भयानक युद्ध हुआ। क्या हुआ? भयानक युद्ध हुआ था। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य एकदम जवाने अभी था, एकदम युद्ध में निपुण था, अस्त्र शस्त्र विद्या सब का एकदम शिक्षा ग्रहण कर ले, घनानंद को मारने में तो देरी नहीं लगा, 6 लाख सेना लेके कुचल दिया। अब तो और शक्तिशाली हो गया था, इसको कोई बुझेगा? ये तो चूहा हो जाएगा। जैसे युद्ध में आया सेल्यूकस हार गया। क्या हुआ? सेल्यूकस का जो है पसीना पसीना छूट गया, पसीना पसीना छूट गया था। लेकिन सेल्यूकस का भाई अच्छा था कि इसका बेटिया युद्ध में आया था। क्या आया था? सेल्यूकस के भाई अच्छा था कि इसका बेटिया का था, बेटी भी साथ युद्ध में थी। पापा साथ हम भी जा रहे हैं, देखेंगे युद्ध की रंग होता है, युद्ध की रंग होता है। और सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या था? सेल्यूकस की बेटी का नाम था क्या? हेलीना। क्या था? या इसी को बोलते हैं क्या? कार्नेलिया। क्या था? कार्नेलिया। कार्नेलिया। युद्ध में कौन जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हारा है? सेल्यूकस। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का भी नजर पड़ गया किस पर? हेलिना पर। और हेलिना भी देख रहा है कि ये छौरे अभी है, जवाने अभी है, किस तरह हम युद्ध लड़ रहा है, ये अभी फिरा हुआ किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। ना हो जाएगा, इतना अभी युवा है, उस तरह देखेगा, इतना योग है, मेरा बाबू को हरा दिया है, इसी तरह हमको चाहिए क्या? जीवन साथी चाहिए। ये भी हो गया दीवाना किसका? दीवाना हो गया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी उम्र हो गया है, अब कितने लड़ेगा? शादी विवाह ही करेगा, घर बसाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी देखा था, इसको भी प्यार हो गया इससे। क्या हो गया? इससे। तब जब और सेल्यूकस निकटर भी सोच रहा है, सेल्यूकस निकटर भी सोच रहा है कि हम तो मतलब जीत नहीं पाए हैं, भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन इससे अच्छा दामाद मिलेगा, इससे अच्छा दामाद मिलेगा। जल्दी बताओ। सेल्यूकस के घमंड को तोड़ दिया है, तो इससे अच्छा दामाद मिलेगा। ये भी खुश हो गया, चलो जब दोनों राजी है, हम भी यह सोच रहे हैं, दोनों करा दिया विवाह। क्या करा दिया? क्या करवा दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य साहब का विवाह हो जाता है किससे? हेलिना। किससे होता है? हेलिना कोई बोलते कार्नेलिया। क्या बोलते हैं? और भारत के इतिहास में पहले विदेशी शादी यही हुआ। विदेशी बहू को कौन लाया है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन लाया है? अभी तक विदेश में शादी होवे नहीं किया था। ये यूनान के है ना, कहाँ के है? तो पहला विदेशी शादी कौन हुआ? तो यही वाला हुआ है। कौन हुआ? अब बताओ, जब शादी हो गया है, हेलिना कहाँ आएगा? तो मगध आएगी हेलिना। जब मगध आएगी तो एगो साथ में ना आता है, एक तो साथ में वो होता है ना, जो लड़की का विदा होता है वो साथ में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लोकनिया बोलते हैं। हाँ? लोकनिया तो बोलता है लड़कवा में, लड़का के साथ जो शादी में जो होता है उसको लोकनिया बोलते हैं। लड़किया के शादी में जब किसी का घर में शादी होगा बहन बच्चे, तो उसके साथ वो लड़का जाता है, वो जाएगा छोड़ने के लिए जाएगा। अगवा तो उसको बोलते हैं जो दोनों तरफ से शादी करवाने में रहता है। ठीक है, इसको हम भूल गए क्या बोलता है।
सर भारत में सबसे पहले विदेशी यात्रा कौन किया है? उसे बताएंगे, सबके समय अलग अलग था, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, तो वो आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? यूनान के। यूनान के है, सब तो यूनान का है। सिकंदर ये सभी कहाँ का? यूनान का। तो कहाँ के राजदूत था? तो ये थे यूनान। कहाँ के थे? यूनान के राजदूत थे। और सेल्यूकस इसको भेज दिए हैं कि जाओ देखना मेरा बेटी किस तरह राज करती है, किस तरह रहती है, उसको लिखना है, वो पुस्तक में लिखना है, और यहाँ के राज प्रशासन के बारे में लिखना है। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये किसके दरबार में भारत आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए हैं। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और कहाँ के राजदूत थे? यूनान। कहाँ के राजदूत थे? यूनान। और ये आते हैं और यहाँ एक पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका, मेगास्थनीज, इंडिका, मेगास्थनीज, इंडिका, मेगास्थनीज। और इंडिका में जो है क्वेश्चन पूछे, बताओ कि इंडिका में जब मेगास्थनीज लिखे थे तो क्या इंडिका में मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा के बारे में बताए थे? तो दास प्रथा नहीं, दास प्रथा भारत में था, लेकिन मेगास्थनीज जो है बोला यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा राजा है, इसके समय दास भी खराब रहेगा, वो एकदम झीड़ झाट में है, इसको पता नहीं चला कि यहाँ दास होता है, क्योंकि राजा अच्छा तो दास भी अच्छा, ठीक है ना। तो दास प्रथा का उल्लेख जो है ये इंडिका में नहीं किए। इंडिका में नहीं किए थे। कौन नहीं किए थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। फिर आप लोग को बताएंगे यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर वो हुआ क्या है, वो हुआ सेल्यूकस निकेटर। क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है। कहाँ का है? यूनान। कहाँ का है? और किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। उसी प्रकार यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, एक ये हो गया है, और दूसरा होता है क्या, दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक सीरिया नरेश था। क्या था? सीरिया नरेश, ठीक है ना। सीरिया के राजा, नरेश मतलब राजा, शासक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एंटीयोकस। क्या था? एंटीयोकस। एंटीयोकस। और ये भी मौर्य दरबार में अपने राजदूत को भेजते हैं, उसका नाम क्या है? इसके राजदूत का क्या नाम है? इसके राजदूत का क्या नाम है? डायमेकस। क्या है? डायमेकस। क्या है? और डायमेकस जो है किसके दरबार में भारत आए थे? बिंदुसार। किसके दरबार में? ये बिंदुसार। किसके दरबार में? अब बिंदुसार के क्या बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका बेटा है? तो बिंदुसार बेटवा है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। और क्वेश्चन पूछे, बताइए कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किससे माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, पहले मेगास्थनीज आया था, फिर उसके स्थान पर कौन आया था? डायमेकस। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किससे मानते हैं? डायमेकस। डायमेकस, डायमेकस, डायमेकस। और अगला एक ठो रहेगा कहाँ के? तो मिस्र। कहाँ के रहेगा? मिस्र के शासक। मिस्र के शासक, उसका नाम क्या होता है? तो मिस्र के शासक का नाम क्या होता है? फिलाडेल्फस। क्या होता है? फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस, जिसको टोलमी द्वितीय क्या बोलते हैं? टोलमी द्वितीय भी कहा जाता है। और इसका भी एक राजदूत था। क्या था? राजदूत का नाम क्या था? जल्दी बताओ, राजदूत का क्या नाम था? तो उसका नाम था डियानेसियस। क्या था? डियानेसियस। डियानेसियस। और ये बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। लेकिन बिंदुसार उस समय, बिंदुसार के शासन खत्म हो गया था, और फिर आ गया अशोक। कौन आ गया थे? ये दोनों दरबार में रहते, दोनों के दरबार में रहे थे। कौन? तो वो रहे थे डियानेसियस। किसका राजदूत? फिलाडेल्फस के राजदूत। कहाँ के?
मिस्र के। और किसके दरबार में? तो बिंदुसार और अशोक, बिंदुसार और ये डायमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार। किसका राजदूत? एंटियोकस। कहाँ के राजदूत? सीरिया के। कहाँ के? सीरिया के। मेगास्त्री किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। और मेगास्त्री का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? डाईमेकस, 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 डाईमेकस। अब देखिएगा सीरिया नरेश से जो है ना, ये बिंदुसार जो था, ये थोड़ा मतलब बिंदुसार को उतना मेहनत करना पड़ा। इसका मेहनत तो बाप ने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मेहनत किया है। देखो बच्चा से उठ के जो है पूरा अखिल भारतीय समाज का स्थापना करता है, अखिल भारतीय वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम है मौर्य वंश। क्या है? लेकिन बिंदुसार को तो सब मिल गया, अपने आप मिल गया था। थोड़ा ये क्या था? ये थोड़ा था, क्या बोलता हूँ, अयासी मियाज के थे। थोड़ा ना महुआ हुआ पीना है, थोड़ा डांस करना है, थोड़ा कमर हिलाना है। तो ये क्या किए थे? ये जो बिंदुसार थे, ये कौन थे? बिंदुसार जो थे, सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 चीज का मांग की। कितना चीज का? बोला था कि हम लोग का जो दरुआ है उतना अच्छा ना है, मजा ना आता है। आपके यहाँ जो दारू होता है उससे काफी मजा आता है। तो दारू भेजते थे। क्या भेजते हैं? पहला मांग के थे दारू। क्या किए थे? दारू बोले तो मदिरा। क्या पहला मांग क्या किए थे? तो सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 चीज। कितना चीज? 3 चीज का मांग किए थे। क्या आपके यहाँ के मदिरा के कुछ बातें अलग है, थोड़ा भेज दीजिए। क्या भेजिए? और दूसरा बोला था सूखा अंजीर। क्या बोला था? सूखा अंजीर। बोला मदिरा जब पियेंगे, शराब जब पियेंगे तो उसके लिए चटनी भी चाहिए, चखना चाहिए। और शराब के लिए क्या चाहिए? चखना। क्या चाहिए? चखा में भेज दीजिए। क्या? सूखा अंजीर। सूखा। और जब मतलब किसी को नशा लग जाता है, नशा अगर लग गया है, नशा में चढ़ गया है, तो कोई अच्छा बात बोलने वाला रहता है तो काफी मजा आता है ना। अच्छा कि तुम बोला जैसा कोई ना है, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। अच्छा बात बोलने वाला, अच्छा बात बोलने वाला कौन है? दार्शनिक। कौन है? दार्शनिक। कौन है? ये 3 चीज का मांग किया। 3 चीज का मांग कौन किया था? वो किए थे बिंदुसार। कौन किए थे? बिंदुसार 3 चीजों का मांग किया, 3 चीजों का मांग किए थे। उसमें क्या मिल गया था? मदिरा मिल गया था। और क्या मिल गया था? अंजीर मिल गया था। और डायमेकस बोले थे कि हमारे जो है मतलब जो शासन है, इसके संविधान में जो है दार्शनिक को भेजने का अलाउ नहीं है, दार्शनिक को दान देने का अलाउ नहीं है, इसलिए दार्शनिक को नहीं भेजे, दार्शनिक को नहीं भेजे थे। कितना चीज भेजे थे? 2 चीज। कितना चीज भेजे थे? 2 चीज को भेज दिए, 2 चीज को भेज दिए। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अंजीर ठीक है। दुधरा कौन थी? दुर्धरा जो थी वो ओखले बेटिया थी घनानंद के। किसका थी? दुर्धरा जो थी वो घनानंद के बेटी थी। हाँ बता रहा है, वो तो आप लोग सीरियल में देखिएगा तो मिल जाएगा। तो दुर्धरा जो थी, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन भी ना आता है। लेकिन दुर्धरा जो थी वो किसका बेटी थी? वो घनानंद के बेटी थी। घनानंद तो बकलोल। घनानंद क्या मतलब? एक नंबर अश्लील था, ठीक है ना, अयासी था। लेकिन उसका बेटी क्या था? काफी सुंदर। बेटी क्या था? काफी सुंदर थी। तो बेटिया उसका प्यार करने किससे लगी है? किससे करने लगी है? चंद्रगुप्त मौर्य से प्यार करने लगी है। क्योंकि अब उसका बेटिया जान चुकी है तो मेरा बाबू जो है मतलब बदमाश है, और चंद्रगुप्त मौर्य से प्यार करने लगती है। लेकिन चाणक्य बोलता है खबरदार। चाणक्य क्या बोलता है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्यार करना। चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को भी प्यार हो जाता है, कभी कभी डेटिंग पर भी चल जाता है, मतलब घूमने निकल जाता है। लेकिन चाणक्य को पता चलता है, बोलता है खबरदार तुम प्यार नहीं कर सकता। बोला कहा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्यार पर निकल जाता है, ठीक है ना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है किसको? चाणक्य बोलते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि प्यार करना। चाणक्य बोलते हैं प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार करना गलत बात है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार करना क्या है? गलत बात है। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अखिल भारत का स्थापना करना। अखिल भारत का, और अखिल भारत का स्थापना करने में तुमको प्यार का कुर्बानी देना पड़ेगा। क्योंकि अखिल भारत का अखिल भारत की एक बड़ा लक्ष्य है, और तुम लक्ष्य के खोकर प्यार चाहना चाहते हो तो बिल्कुल गलत है। तो पहले लक्ष्य प्राप्त करो, और लक्ष्य जब मिल जाएगा तो प्यार अपने आप मिलेगा। तो सब लोग यही नहीं करता है। पहले लक्ष्य प्राप्त करो, प्यार मिल जाएगा। और लक्ष्य नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। वो चल जाएगा, कोई भी हाथ ले चल जाएगा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य समझाते किसको? चाणक्य समझाए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को फिर लक्ष्य मिल जाता है, ना मिलता है। और फिर दुधरा भी मिल जाती है, ना मिलती है? दुधरा भी मिल जाती है। इधर वो और मिल गई, हेलिना भी मिल गई। हेलिना यानी कार्नेलिया ना मिल गई। तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो कितने लोग मिलेगा? ना प्राप्त होगा तो कोई ना पूछेगा।
नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दे रहा है, थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बहुत सारा चीज देख लिया है, थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा चीज देख लिया है, थोड़ा और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म बता चुके हैं, कौन धर्म? चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म, चलिए बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानते हैं? तो जैन धर्म। कौन धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म क्या बोलते हैं? यह जैन धर्म को मानने वाला, जैन धर्म को मानने वाले हैं। इसका बेटवा कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदु। और बिंदुसार के बेटवा कौन था? अशोक। कौन था? और इसी बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा काम करवा देता है। जब इसका हृदय परिवर्तन होगा तो इतना काम करवाएगा कुछ कहने के नहीं, ठीक है ना। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जैन धर्म। बिंदुसार कौन धर्म? आजीवक धर्म। कौन धर्म? आजीवक धर्म। कौन धर्म? आजीवक धर्म को मानने वाला। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोतबा यानी बिंदुसार के बेटवा यानी अशोक कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? दादा कौन धर्म? जैन धर्म। बाप कौन धर्म? अद्वैत धर्म। और पोता कौन धर्म? ना हो गया, दादा हो गया है, इसका बेटा बिंदुसार यानी अशोक का पिता कौन धर्म? अद्वैत धर्म। और पोता कौन धर्म? बौद्ध धर्म। तीनों तीन धर्म मांग रहा है। इसी को बोलते पंथ निरपेक्ष। जो धर्म मानना है मानो, जो पंथ को मानना है, इसी ने बोलते पंथ निरपेक्ष। जो धर्म मानना मानो, को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, हम जानते चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे, इसके समय पर गया 12 वर्ष का अकाल। क्या पड़ा था? 12 वर्ष का अकाल। क्या पड़ गया? 12 वर्ष अकाल पे पड़ा है। अरे 1 वर्ष अकाल पहले अलग बात है, 2 वर्ष अकाल पहले अलग बात है, लगातार 12 वर्ष अकाल पड़ गया, लगातार 12 वर्ष अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? तो बताओ, 1 वर्ष पड़ेगा राजा संभाल लेगा, 2 वर्ष संभालेगा, 3 वर्ष संभालेगा, 4 वर्ष संभालेगा, लगातार 12 वर्ष संभाल पाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य सोच रहा है कि ऐसा कायल हो रहा है, ऐसा कायल हो रहा है। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचता एक जैन भिक्षु। उसका नाम क्या था? भद्रबाहु। क्या था? भद्रबाहु। ये भद्रबाहु दिमाग लगाते हैं कि अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य से महान राजा को है, उस समय कोई महान नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य से महान इसी का पोतवा बनता है। कौन बनता है? अशोक बनता है। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से कोई महान था नहीं था। तो भद्रबाहु सोच रहा है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को हम जैन धर्म का अनुयायी बना देंगे, जैन धर्म को मानने लगेगा, जब राजा मानेगा तो और सब मानेगा, नहीं मानेगा, प्रजा भी मानेगा, नहीं मानेगा। क्योंकि सब लोग अभी भी देखिएगा, सोचता बराबर आदमी जो है मेरा धर्म को फॉलो करे। नरेंद्र मोदी को धर्म को मानने लगा, मान लो बौद्ध धर्म को मानने लगा, सब लोग सोचेगा नरेंद्र मोदी मान रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो भद्रबाहु क्या दिमाग लगाए तो बोले थे कि यह जो अकाल पड़ रहा है इसलिए अकाल पड़ रहा है क्योंकि तुम जो है ना, जब घरानंद के साम्राज्य को नष्ट कर रहा था तो 6 लाख सेना से जो नष्ट किया था ना, तो 6 लाख सेना के नष्ट करने में खाली घरानंद का सेना थोड़े मरा है। उसमें कितना बच्चा मर गया है, कितना बूढ़ा मर गया है, कितना महिला मर गया है, कितना का घर उजड़ गया है, कितना विधवा हो गया है, कितना जो है किसी का संतान मर गया है। उसी का ये परिमाण है। क्या? उसी का ये क्या है? परिणाम। क्या है? परिणाम है। तो बोला परिणाम तो ठीक है, इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भद्रबाहु बोलता है कि इसके निपटने के लिए संरखना विधि। कौन विधि? कल बताए थे। इससे निपटने के लिए संरखना विधि का पालन करना पड़ेगा। संरखना विधि बोले तो भूखे प्यासे रहना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, चाहे जान का है न चला जाए, जान का है न चला जाए। चंद्रगुप्त मौर्य तो महान राजा है, जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोला एकदम तैयार है। अब बोलता है भद्रबाहु बोलता है यहाँ पर ना, पाटलिपुत्र में ना, चलो एकदम दूर। कहाँ ले चलो? और कहाँ ले चल गया? तो भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ ले जाते हैं? तो ले जाते कर्नाटक। कहाँ ले जाते हैं? बोला यहाँ रहेंगे तो फिर तुम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और तुम्हारा मंत्री हमको मारियो नहीं देखिए की करवा रहा है, चलो यहाँ कर्नाटक। कहाँ चलो? कर्नाटक में कहाँ ले जाता है? श्रवणबेल गोला। कहाँ ले जाता है? श्रवणबेल गोला, ठीक है ना। यहाँ पर ले जाते हैं और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहते हैं? भूखे प्यासे। क्या रहते हैं? भूखे प्यासे रहते हैं और अपना प्राण को त्याग देते हैं। प्राण को त्याग देते हैं। इतना बड़ा राजा प्राण मर गया, कैसा? भूखे प्यासे। कैसा मर गया? प्राण को त्याग दिया। कौन विधि के द्वारा? संलेखना विधि। कौन विधि? संलेखना
विधि के द्वारा, संरेखना विधि के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, जिस समय भद्रबाहु कहाँ आए थे? कर्नाटक। कहाँ आए थे? कर्नाटक आए थे। उसी समय मगध में एक और जैन भिक्षु रह गए, तो उसका नाम था स्थूलभद्र। क्या था उसका नाम? क्या था? स्थूलभद्र कर्नाटक गया। स्थूलभद्र कर्नाटक नहीं गए, कहाँ रह गए? तो स्थूलभद्र रह गए कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ रह गए? ये पाटलिपुत्र। कहाँ रह गए? पाटलिपुत्र में रह गए थे। और ध्यान दीजिएगा, भद्रबाहु या स्थूलभद्र हो, ये दोनों पहले क्या थे? पूरी तरह से नंगा बोले तो वस्त्र वगैरह नहीं पहने हुए थे। यानी पूरी तरह से हम जानते हैं कि जैन धर्म दो भाग में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मतलब पूरा नंगे रहने वाला, तो ये पूरे था दिगंबर, ये भी दिगंबर और ये भी दिगंबर। तो भद्रबाहु जब जा रहे थे तब स्थूलभद्र बोला था हम यहीं रहते हैं, यहाँ के जनता को हम समझाएंगे, आप जाइए इसको लेके कहाँ? कर्नाटक ले जाइए। तो लेकिन जब भद्रबाहु कहाँ से? कर्नाटक से लौटे थे, गुरु तो लौट गया है, चलो मरवा दिया। अरे गुरु लौट गया है ना, अब चला चंद्रगुप्त मौर्य को मरवा दिया है, आपने लौटता है कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ लौटता है? पाटलिपुत्र। जैसे लौटता है भद्रबाहु, देखता है कि इसको हम नंगा देखे थे और यहाँ देख रहा, अभी पहन लिया। क्या पहन लिया? सफेद वस्त्र। क्या पहन लिया था? जैसे पहुंचता है पाटलिपुत्र तो देखता है कि स्थूलभद्र नंगा था, ये वस्त्र पहन लिया। क्या पहन लिया? सफेद वस्त्र धारण कर लिया, बन गया नेता। ठीक है ना, सफेद वस्त्र धारण कर लिया है। तो भद्रबाहु एकदम गुस्सा हो जाता है। क्या होता है? बोलता है तुम जो है कैसे ही पहन लिया है, मेरा धर्म जो है कपड़ा पहनने का बिल्कुल मना करता है। मेरा धर्म जो क्या बोलता है ये पर्यावरण ही क्या है? वस्त्र है। पर्यावरण ही क्या है? ये पर्यावरण ही क्या है? वस्त्र है। क्या है? मना करता, तुम कैसे पहन लिया है? दोनों में हो गया तू मैं। क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया है? स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, भद्रबाहु में क्या हो गया? तू मैं। ठीक है ना, तू मैं समझता है ना? हाँ, तू मैं हो गया। अब यहाँ पर क्या है? तो भद्रबाहु बोला था कि जाओ हम तुमसे अलग होते हैं। तो भद्रबाहु उससे अलग हो गए थे और ये नंगे रहने के लिए बोले हम नंगे ही रहेंगे, मेरा मूल जो जैन धर्म है यही बोलता है नंगा रहना। इसे बोले थे क्या? दिगंबर मतलब नंगा रहने वाले, नंगे। बोला था तुम जो मेरा धर्म को भ्रष्ट किया है, तो तुम स्वत भाई धारण किया है। ये बोला हाँ हम स्वत भाई धारण किए हैं। तो आप दिगंबर है तो हमें श्वेतांबर। क्या है? हम क्या है? आप दिगंबर तो हम क्या है? श्वेतांबर। क्या है? और ये हो गया श्वेतांबर। क्या हो गया? श्वेतांबर। क्या हो गया? श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला और दिगंबर मतलब नंगे रहने वाला। तो दिगंबर के प्रवर्तक कौन हो गया है? दिगंबर का प्रवर्तक हो गया भद्रबाहु और श्वेतांबर का कौन हो गया है? स्थूलभद्र। कौन हो गया है? स्थूलभद्र। भद्रबाहु कौन था बता तो दिए, पूरा कहानी है, जैन भिक्षु है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछा श्रवण में, क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु दिया था ना? कौन दिए थे? भद्रबाहु। कौन दिए थे? भद्रबाहु दिए थे। और बिंदुसार कौन धर्म को मानते हैं? आजीवक धर्म को मानते हैं। और एक बात बताइएगा आप लोग कि ये आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है? आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोगली पुत्र गोसाल। किस नहीं बोलना है? तीस तो अध्यक्षता की, तो तीसरा बहुत समिति मोगली पुत्र गोसाल। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनान के लैंग्वेज में कहा गया एंड्रोकोटस। क्या कहा गया? क्वेश्चन पूछेगा एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नामक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस इसका पहचान करने वाला कौन था? सेंड्रोकोटस शब्द और एंड्रोकोटस शब्द जो है
चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही आया है। इसका पहचान करने वाला कौन था? तो विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन था? विलियम जोन्स कौन था? विलियम जोन्स कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना बौद्ध ग्रंथ में, किसमें? बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में, किसमें? जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना है। क्या माना है? क्षत्रिय। क्या माना है? क्षत्रिय। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को किसमें? तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एवं पुराण में, एवं पुराण में, ठीक है ना, क्या माना गया था? तो माना गया था निम्न कुल में उत्पन्न संतान, यानी यह निम्न कुल का माना गया। क्या माना गया था? कि यानी क्षत्रिय नहीं था, यह निम्न जाति का था, निम्न कुल का। क्या था? निम्न कुल का। और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। पुराण कितना है? 18। पुराण कितना है? और मौर्य वंश की जानकारी कौन पुराण में? कल बता चुके हैं, कल ने बहुत पहले बताया है। मौर्य वंश की जानकारी कौन पुराण में है? विष्णु पुराण। भूल गया है? मौर्य वंश की जानकारी कौन पुराण में? विष्णु पुराण। और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। गुप्त वंश वायु पुराण। और आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। चलिए ठीक है, कितना टाइम हुआ? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, बिंदुसार तक खत्म कर देते हैं क्योंकि अशोक काफी बड़ा है, ठीक है ना। अशोक में टाइम लगेगा, फिर भी काफी लंबा हो गया है, मतलब बहुत चीज पढ़ ली है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान लीजिएगा, क्या पर बिंदुसार में हम बिंदुसार में काफी चीज पढ़ लिए, ना पढ़े हैं? बिंदुसार क्या? बिंदुसार का क्या बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। बिंदुसार के बारे में काफी चीज हम पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़े बिंदुसार के बारे में? तो बिंदुसार जो है ये किसका बेटा है? तो बिंदुसार जो बेटा है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का है। फिर ये कौन धर्म को माना था? आजीवक धर्म। आजीवक धर्म। आजीवक धर्म। और इसके बारे में बता चुके, इसके दरबार में क्या बता चुके इसकी, ये सीरिया के राजकुमार एंटियोकस प्रथम से 3 चीज मंगाया था, सब बता चुके हैं, अभी बोलने को जाना है, ठीक है ना। फिर बताइए बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार के उपनाम क्या था? तो अमित्र घात। क्या था? अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला। एक तो बौद्ध भिक्षु है, एक बौद्ध भिक्षु है, उसका नाम है तारकनाथ। क्या है? तारानाथ। क्या है? तारानाथ। बौद्ध भिक्षु है, उसका नाम क्या है? तारानाथ। ये इसको बताया कि क्या बौद्ध भिक्षु तारानाथ तो बोले तो इसको क्या है? 16 युद्ध जीता है। कितना युद्ध जीता है? 16 युद्ध। 16 सब नहीं बोला है, लेकिन ये बोले हैं, इसीलिए इसे कहा गया क्या? शत्रु का विनाश करने वाला। विनाश करने वाला। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि बिंदुसार को पुराण में क्या कहा गया है? बिंदुसार को पुराण में क्या कहा गया है? तो बिंदुसार को पुराण में कहा था भद्रसार। क्या बोला था? क्या बोला गया? तो बिंदुसार को पुराण में क्या? पुराण में नहीं, वायु पुराण में। पुराण में भी कौन पुराण? वायु पुराण। कौन पुराण? पुराण तो 18 है ना, नहीं कौन पुराण में? वायु पुराण। कौन पुराण में? तो बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार। भद्रसार या बारिसार। भद्रसार या बारिसार। भद्रसार या। तो ये जो आपका बिंदुसार है, इसको वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार या बारिसार। भद्रसार या बारिसार। लेकिन ये बिंदुसार है, इसको जैन ग्रंथ में, कौन ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंह सेन। क्या कहा गया है? सिंह सेन। क्या कहा गया है? सिंह सेन। सिंह सेन। और इसके बारे में कितना था वो देखिए लिए क्या क्या, इसके क्या मतलब आए थे, इसके बारे में पहले भी नहीं पढ़ चुका है। आजीवक संप्रदाय के बारे में, फिर इसके दरबार में कौन कौन आए थे, इसको सारा देख लिए हैं। अब इसके बाद बच्चे आएगा कौन? इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अशोक। कौन बनेगा? लेकिन याद रखिएगा बिंदुसार के समय जो है ना, बिंदुसार के समय 2 जगह विद्रोह होता है। विद्रोह कहाँ पर होता है? तब बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ होता है? तक्षशिला। कहाँ पर होता है? तब बिंदुसार का समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है कि हम तक्षशिला जो है
एक अलग राज बनेगा, मौर्य वंश से अलग होगा, अपना एक अलग राज होगा, अपना अलग शासन होगा। तो विद्रोह कहाँ होता है? तक्षशिला। कहाँ होता है? लेकिन बिंदुसार के बहुत सारा बेटा था, उसमें दो को याद रखेगा। सुसीम कौन था? सुसीम। और दूसरा अशोक। दूसरा अशोक। दूसरा सुसीम था बड़ा, क्या था? अशोक क्या था? छोटा, क्या था? इसीलिए इसीलिए तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसके भेजा था? सुसीम। किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। सुसीम को भेजा था। सुसीम दबा पाया था? सुसीम ने दबा पाया। सुसीम जो है विद्रोह को नहीं दबा पाया था, ये अपने दब के चला गया, यानी हार मान के चला गया। हार मान के सुसीम जो है विद्रोह को नहीं दबा पाया। उस समय अशोक था कहाँ पर? तो उससे अशोक जो थे वो कहाँ के राजपाल थे? तो अशोक जो थे वो राजपाल थे कहाँ के? उज्जैन। कहाँ के? उज्जैन नहीं, अवंती। कहाँ के? अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। कहाँ है? तो कहाँ के राजपाल थे? अवंती। कहाँ के? कौन थे? अशोक। कौन थे? अशोक कहाँ के राजपाल थे? अवंती। तो जब देखता है बड़ा बेटा हार गया है तो भेजता है क्या? बिंदुसार भेजता है अशोक। किसको भेजता है? अशोक कदम जाता है यहाँ पर, कहाँ कहाँ जाता है? तक्षशिला पहुंचता है। तक्षशिला अब पहुंचते तक्षशिला अशोक पहुंच गया है। अब पहुंचते साथ जो है विद्रोह को दबा देता है। विद्रोह को दबा देता है। पापा पूछता है कि बड़का बड़का भाई तो दबा नहीं पाया है, बड़ा भाई तुम्हारा विद्रोह को दबा नहीं पाया, तुम कैसे दबा दिया? बोला वहां बोलने वाला पड़ेगा, सबको गाय मूली तरह काट दिए हैं। जितना लोग था सबको क्या किया है? जितना लोग था ज्यादा, जितना लोग भी था जो ज्यादा विद्रोह कर रहा था, ज्यादा हत्या क्या गाय मूली की तरह काट दिया। कोई विद्रोह करने वाला बच्चा है? बच्चा ना, तुरंत दब गया, चुटकी में दब गया है। पहले अशोक बड़ी खतरनाक था, लेकिन जब कलिंग युद्ध करेगा तो युद्ध परिवर्तन होगा। और फिर क्या करेगा? फिर युद्ध परिवर्तन के बाद वो करेगा धर्म के रास्ता, धर्म के रास्ता अपनाएगा। ठीक है ना? तो कल पढ़ना अशोक, क्या पढ़ना है? कल अशोक के बारे में पढ़ना। अशोक काफी बड़ा है, कल अशोक निपटा देंगे। फिर अशोक के बाद मौर्य वंश के बाद हसीन मौसुक, मौ से मौर्य वंश का खत्म हो जाएगा। फिर सो से तुंग वंश खत्म हो जाएगा। फिर सात से सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा। फिर कल ही खत्म कर देंगे क्या? ISPK। आई से इंडो ग्रीक, एस से शक, पी से पार्थियन और के से कुषाण। ये सभी विदेशी राजा है, विदेशी राजा है जो मौर्य वंश के मतलब मगध साम्राज्य के पतन होने के बाद आएंगे। इसके बारे में देख लेना है। ठीक है ना? सभी आज भी बहुत ज्यादा पढ़ लिए, फिर पता ना चला होगा। ठीक है ना? कहानी तरह सुने होंगे। ठीक है? इसको भेज देंगे। ठीक है ना? फिर अपा भेज देंगे। पानीपत सर, पानीपत क्या होता है? पानीपत क्या होता है आप लोग बताइए। सेशन कैसा लगा है? सेशन कैसा लगा है कमेंट कीजिए। और बाकी बार अपना दोस्त वगैरह जो होगा उसको बताइए। आपका हिंदी भी शुरू हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। तो सेशन कैसा लगा बताइए दोस्तों को, अपना भाई बहन उसको बताइए। इस चैनल के बारे में बताइए, DKGS मस्ती ऐप के बारे में बताइए। ठीक है ना? सेट रेगुलर करवाइए सर। सेट में थोड़ा मतलब अभी हम ही रेगुलर ना हो पा रहे हैं, लेकिन होगा आप लोग का। ठीक है ना? कल हम सेट डालेंगे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मतलब हम भी थोड़ा बिजी रह जाते हैं। अकेले सारा चीज अकेले करना है, अकेले मतलब समझ रहे हैं, मतलब पढ़ाई में जितना भी काम करना है अकेले करना है। ठीक है ना? थोड़ा मतलब दिक्कत हो जा रहा है। बिंदुसार की माता वही क्या होगा? दुधरा हो जाएगी। ठीक है ना? जिसके बिंदुसार का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि बिंदुसार के शरीर पर पूरा जो है बिंदु बिंदु हो गया, जहर का अंश आ गया था। ठीक है ना? इसीलिए उसको बिंदुसार पर आता, क्योंकि जहर जो है चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा देते थे। ठीक है ना? विष कन्या वगैरह से बचने के लिए, सांप वगैरह काट ले तो बचने के लिए। सर आपके माथा पर क्या हो गया? माथा पर क्यों हो गया? माथा पर की हो गया है? ओ ये वाला ऐसे थोड़ा फोड़ा फोंसी हो जाता है। ठीक है ना? चलिए तो आप लोग से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है ना। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। अब मिलेंगे हम लोग लाइव सेशन में शाम में, ठीक है। सूरज कुमार अपना विलेज में सबको बता दिए हैं सर, थैंक यू सूरज जी। बताते रहिए, बिहार पुलिस से पहले पढ़ा दीजिएगा ना सर। क्या लग रहा है आपको, कुछ छोड़ भी नहीं रहा है? ऐसा ना है कि मतलब छोड़ के भी भाग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये सब आप लोग को फाउंडेशन में कहीं सिलेबस खरीदे होंगे, फाउंडेशन में भी इतने बताता होगा, और उससे हम सारा चीज बताते हुए जा रहे हैं। और आप लोग को पता है काफी फास्ट में भी जा रहे हैं, सारा चीज करवाएंगे, हिंदी भी बता दे रहे हैं। ये टू जेड हो जाएगा, विश्वास रखिए। और सेट भी लगाते रहिएगा, और अपना अभी जो है रिविजन करते रहिएगा, ठीक है ना। और जो जो बता रहा हूँ याद करते जाइएगा। और सेट मतलब पर डे नहीं लगाना है, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 को 3 को लगा लेना है। और सेट में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ आप फंसते हैं, वो देखना है, उसका सोल्यूशन देखना है, किताब में जो लिखा वो पढ़ना है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है। क्लास में मजा आ गया सर, थैंक यू। सेट मतलब पर डे नहीं लगाना है, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 को 3 लगा लेना है। और सेट में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ आप फंसते हैं, वो देखना है, उसका सोल्यूशन देखना है, किताब में जो लिखा वो पढ़ना है, ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है। थैंक यू।